हेलो बच्चों, नोट्स कल्चर फिर लेकर आ गए हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि AENT 5311 मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो सॉल्यूशन। इसमें हम का थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो जाता है आप लोगों के लिए। आगे भी आप लोगों को पढ़ना रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक सेंड कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए और अपने ग्रुप पर शेयर करिए। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो नीचे दिए गए लिंक से जा करके, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स कल्चर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो एंटोमोलॉजी का कोर्स है आपका, उसके पास्ट ईयर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसके अंदर हम बात करते हैं पार्ट ए की। सो मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट ए, ये रहा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करेंगे दैट इज कि इन चारों ऑप्शन में से जो रेगुलर पेस्ट है, रेगुलर पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंटली वहाँ उस क्रॉप के आसपास रहता ही रहता है ना, तो उसे हम रेगुलर पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पेस्ट इनमें से कौन सा आ जाता है हमारे पास, वो होता है राइस स्टेम बोरर। ओके, उसके बाद आता है जब जीईपी का मतलब होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि पेस्ट की जो जनरल पॉपुलेशन रहती है वो ईआईएल यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो होती है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल का मतलब क्या होता है, ये हम आगे डेफिनेशन में भी देखेंगे कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल वो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन होती है पेस्ट की जो डैमेज कर सकती है ना। एक मिनिमम ऐसी पेस्ट की पॉपुलेशन जो डैमेज कॉज कर सकती है उसे हम बोलते हैं ईआईएल। तो जब जनरल इक्विलिब्रियम की जो जनरल पॉपुलेशन है वो ईआईएल से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ना कि वो डैमेज बहुत ज़्यादा करेंगी। तो उस तरीके के पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर पेस्ट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आती है द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉल्ड, ये आ गया हमारे पास ईआईएल की डेफिनेशन, है ना। तो ये चीज़ मैं हर बार बात करती हूँ आपसे कि जब भी हमेशा पेपर को पहले पूरा देखना, क्योंकि हमेशा आपको एक से दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे डेफिनेशन या कोई खासकर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसकी डेफिनेशन पूछी होगी और उसका आंसर आपको यहाँ पर ए पार्ट में आपको दिया होगा। जस्ट आपको यहाँ से कॉपी करना है। ओके, सो ईआईएल क्या होता है, द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉल द इकोनॉमिक डैमेज। तो मिनिमम ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेगी उसे हम बोलते हैं ईआईएल। ओके, सो नेक्स्ट है कि बहुत फेमस बुक है इनकी, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो है ये रैकेल कार्सन की लिखी हुई है। ये जो थी इन्होंने ये साइलेंट स्प्रिंग बुक के अंदर इन्होंने जो पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट आता है, ठीक है, प्लांट्स पे, प्लांट से आगे ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी, तो उसका इन्होंने इसमें मेंशन किया था कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो बहुत डेंजरस इफेक्ट है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी साइलेंट स्प्रिंग। तो ये रैकेल कार्सन की लिखी गई थी। ओके, और एक आइडियल इंसेक्टिसाइड हम किसको बोलेंगे, जो कि नेचुरल एनिमीज को टॉक्सिक कम होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उनको हार्म ना करे, सिर्फ पेस्ट को मेनली अफेक्ट करे, वो नेचुरल एनिमीज के लिए लेस से लेस टॉक्सिक हो। ओके, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है हमारे पास सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमने एक डिफाइन तो पढ़ी ईआईएल की कि ऐसी लोवेस्ट प्लांट पेस्ट पॉपुलेशन होती है जो कि इंजरी या इकोनॉमिक डैमेज कोज करती है, उसे हम बोलते हैं ईआईएल। इसके साथ ही मिलते जुलते एक दूसरी टर्म होते हैं हमारे पास ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये एक ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इंसेक्ट पेस्ट की जिसके ऊपर आपको कंट्रोल मेजर लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने इस कंडीशन पे जितनी ये पॉपुलेशन आई इसके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अगर इसके ऊपर आपने कंट्रोल नहीं किया तब वो ईआईएल के ऊपर चली जाएगी और डैमेज कॉज कर देगी। ठीक है, तो ईटीएल की क्या होती है डेफिनेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड। फिर आती है क्राइसोपा। क्राइसोपा जो होता है ये एक ऐसा आपके पास इंसेक्ट होता है जो कि एफिड के लिए होता है मेनली, ठीक है। तो ये एक बायो कंट्रोल एजेंट होता है, ये लिविंग होता है ना, ये एक बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर काम आता है, बायो कंट्रोल के अंदर काम आता है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल लिख सकते हो, बायो कंट्रोल लिख सकते हैं हम। इरेगुलर टनल्स जो लीफ के ऊपर बन जाते हैं, लीफ के ऊपर इस तरीके से टनल बना देते हैं, तो वो काम होता है कौन से इंसेक्ट का, लीफ माइनर। लीफ के अंदर वो टनल्स बना देते हैं। ओके, व्हेन अ पैथोजन प्लांट पैथोजन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट, जब आपको प्लांट पैथोजन की कोई स्ट्रक्चर दिखती है प्लांट के अंदर उसे बोला जाता है साइन, ठीक है।
साइन और सिम्टम, सिम्टम का तो फ़र्क क्या है, सिम्टम का क्या मतलब होता है, मान लो अपने को कोई मस्किटो मलेरिया वाला मॉस्किटो खा गया, ठीक है, अब वो उसका बॉडी के अंदर इफेक्ट होगा और लास्ट में जाके हमें जब बुखार चढ़ेगा तो क्या रिजल्ट होगा एक तरीके से कि उस पैथोजन ने आपको अफेक्ट किया है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग गए हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है और उसके रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है, बुखार आ रहा है, तो ये सिम्टम है। और इस साइन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्लांट है उसके ऊपर आपको उस पैथोजन का कोई पार्ट दिख रहा है, पैथोजन खुद दिख रहा है या उसका कोई पार्ट दिख रहा है, उसके कोई स्पोर्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइन। ओके, आईपीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ओके, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको बताने अब ये इसमें अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, राइट, अलग अलग टर्म्स आपकी, आपको सीजनल पेस्ट बताना है, आपको की पेस्ट कौन सा है वो बताना, आपको स्पोरेडिक पेस्ट के बारे में बताना है, ठीक है, इसके अलावा आपको रेगुलर पेस्ट बताना है और लास्ट में जाके हमें क्या चीज़ बतानी है इसमें, परसिस्टेंट। तो की पेस्ट जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है, सबसे सीरियस होता है, जो कि जिसके अंदर ये जो की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, ये ना जो हमने बात करी EIL ETL, इनके हिसाब से दिए जाते हैं। तो पीछे हमने एक मेजर पेस्ट की डिफाइन देखी थी कि उसके अंदर जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो EIL से ज़्यादा होती है, हमेशा EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर होती है ना। तो की पेस्ट जो होता है इसके अंदर भी इसकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके अंदर तो मेजर में क्या थी, उसके क्लोज थी, अप्रॉक्स इक्वल होती है, लेकिन की पेस्ट में वो हमेशा ज़्यादा होती है, उससे ऊपर रहती है, EIL से हमेशा ऊपर रहती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। अब हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे एंटोमोलॉजी का जो कोर्स है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, उसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हम पार्ट बी की बात करते हैं जिसमें हमें डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। सो मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट बी, तो इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन पूछी हुई है वो डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है उसकी ही डेफिनेशन पूछी है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मीन्स IPM जो होता है वो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, राइट, इंटीग्रेटेड पेस्ट और मैनेजमेंट। पेस्ट हम किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी इंसेक्ट या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रॉप को या मतलब प्लांट की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो हमारे प्लांट को किसी भी तरीके से बैडली अफेक्ट कर रहा है या उसको डैमेज कर रहा है, तो दैट इज पेस्ट। ओके, तो एक चीज हमें इंपॉर्टेंटली इसमें ध्यान देनी होती है कि सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते हैं, बिकॉज कई सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं लाइक हनी बीज वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो पेस्ट हम सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट्स को बोलते हैं जो कि प्लांट को डैमेज कॉज करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, इन तरीके के पेस्ट का मैनेजमेंट करना है, लेकिन अब इसमें वर्ड आता है दैट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को मिलाकर कर रहे हैं काम, दैट इज इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट इसमें हम क्या क्या चीजें करेंगे, लाइक हम इसके अंदर कल्चरल मेथड यूज करेंगे, हम इसमें फिजिकल मेथड्स का यूज करेंगे, लाइक टेम्परेचर में कोई चेंज करना है, कल्चरल यानी हमें हमारे फील्ड ऑपरेशंस में टिलेज वगैरह के अंदर क्रॉपिंग सिस्टम इन सब में कुछ चेंज करना है हमें, ठीक है। उसके अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं इसमें, हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो उसके नेचुरल कोई जो पेस्ट है उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर है जो उसके मतलब उसको खाने वाला होता है जो, ठीक है, तो वो प्रेडेटर, तो हम इन सब मेथड्स का जब एक साथ मिलकर यूज करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली हमारे पेस्ट को मैनेज कर सकें उस क्रॉप के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो एक इफेक्टिव और एनवायरमेंटल सेंसिटिव अप्रोच है, क्योंकि हम इसके अंदर मेनली हम सारी चीजों को इम्प्लाई करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट पे इफेक्ट कम से कम आए, है ना, कोई बैड इफेक्ट ना आए, इसलिए हम इसके अंदर बायो कंट्रोल, फिजिकल, कल्चरल ये भी लेते हैं ताकि हमें सिर्फ केमिकल पे हम डिपेंड ना रहे। ओके, तो इसके अंदर ये एक एनवायरमेंटल सेंसिटिव अप्रोच होती है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर आप ये सब लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायो कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का भी हम यूज कर सकते हैं, तो जिससे कि क्या होगा, एक अच्छी सी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाती है जिसमें हम कई सारी स्ट्रेटेजीज को मिला के पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आपको वो डिफाइन लिखनी है जो हमें समझ में आई है, हमें वही चीज लिखनी है कि एक इफेक्टिव और एक एनवायरमेंट सेंसिटिव अप्रोच है जिसके अंदर हम कल्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायो कंट्रोल हर टाइप के मेथड्स को कंबाइन करके, उनकी स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके हम इफेक्टिवली पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये कैसी स्टडी होती है।
ओके, सिमिलर सी डेफिनेशन आप किसके अंदर दे दोगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में दे दोगे, तो इसके अंदर हमें वो सेम जो चीज़ आप पेस्ट लिखोगे, बस पेस्ट की जगह हमें क्या कर देना है, डिजीज कर देना है इसके अंदर। कि ये भी ऐसी हमारे पास प्रोसेस होती है, एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम सभी इवेंट, सभी टूल्स और स्ट्रेटजीज को मिलाएंगे, कल्चरल, फिजिकल, बायोकेमिकल, सभी मेथड्स को हम कंबाइंड करेंगे ताकि जो डिजीज है हम उसको मैनेज कर सकें, हम उसको कंट्रोल कर सकें। ओके, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है दैट इज पीआरए। शॉर्ट फॉर्म में भी आपको ध्यान रखना है ना साथ साथ कि अगर बाई चांस सिर्फ पीआरए लिखा हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पीआरए का मतलब क्या होता है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस। अब इसके अंदर फिर से आप वर्ड को तोड़ के लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज एनालाइज करनी है। एनालाइज हम देखते हैं कि हमें परखना होता है, हमें देखना होता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमें पेस्ट का रिस्क देखना है कि कितना ज्यादा अटैक होने वाला है, कितना ज्यादा रिस्क है कि इन फ्यूचर पेस्ट इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है ना। तो पेस्ट रिस्क एनालिसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बायोलॉजिकल एंड अदर साइंटिफिक एविडेंस टू डिटरमाइन। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप इवेल्युएट कर रहे हो, आप परख रहे हो उसको, आप इवेल्युएशन कर रहे हो उसका कि चाहे बायोलॉजिकल मेथड से कोई भी साइंटिफिक मेथड से आप कर रहे हो कि ये चीज आप पता लगा पाओ कि जो वो पेस्ट आ रखा है क्रॉप के ऊपर या आने वाला है, उसको आपको रेगुलेट कितना करना है, क्या उस पे आपको फाइटोसैनिटरी मेजर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, यानी क्वारंटाइन वगैरह कुछ लगाना होगा, कुछ आपको कंट्रोल उस पे करना है, यानी उसका आपको ये पता लगाना है कि उसका कितना रिस्क है, वो पेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है या वो जनरली वहां पे रहता है। क्योंकि हम कहते हैं कि कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो जनरली क्रॉप के आसपास थोड़ी बहुत पॉपुलेशन में हमें जनरली मिलते ही मिलते हैं, है ना। वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करेंगे, बहुत जनरली रहते हैं वहां पे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज़ कर देंगे आपकी क्रॉप को। तो हमें ये चीज़ देखनी है, बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली मेथड से हमें ये चीज़ एविडेंस लेना होता है, ताकि हमें ये पता लग सके कि उस पेस्ट को हमें रेगुलेट करना है, ठीक है? या हमें कितने ज़्यादा फाइटोसैनिटरी मेजर्स हमें उसके ऊपर लेने हैं। ठीक है, फाइटोसैनिटरी हम क्वारंटाइन में देखते हैं कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जाता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या चीज़ बताता है, क्या मतलब होता है इसके अंदर, कि वो सर्टिफिकेट इसलिए देते हैं कि भाई ये जो क्रॉप है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट या डिजीज नहीं है, वो फाइटोसैनिटरी होता है उसका। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ भी पेस्ट कुछ भी नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या क्या मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम ये क्या-क्या चीज़ें हम इसमें देखते हैं, हम देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस पेस्ट के आने की या इसे डैमेज करने की, कितनी ज़्यादा सीवियर अटैक वो कर सकता है, ठीक है? और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या-क्या कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं, हमें कौन-कौन सी चीज़ों को हमें उसको कितना रेगुलेट करना है ताकि हमारा डैमेज कम से कम हो, ठीक है? तो इस इवैल्यूएशन का पूरा जो ये प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस, यानी पेस्ट से होने वाले रिस्क को आप पहले से एनालाइज़ करते हो, ओके? ओके, अब ये 2-3 इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं हमारे पास। एक होती है ईटीएल, एक होती है ईआईएल। ये 2 ये होती है, एक होती है जीईपी, ठीक है? ये चीज़ हो गया। तो ईटीएल का मतलब क्या होता है? ईटीएल भी आपसे पूछा गया ये एरिया। तो सबसे पहले ईटीएल जैसे होता है, ईटीएल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं कि चाहे किसी भी चीज़ में हम आप यूज़ करो ना, तो थ्रेशोल्ड का मतलब मानो कि जैसे कोई एक बहुत भारी बॉक्स है, ठीक है? उस बॉक्स को हिलाना है। तो ये बॉक्स है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ लोग लगेंगे, अपना-अपना ज़ोर लगाएँगे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अगर इस बॉक्स जो है, इसके ऊपर आप बराबर में इधर वाली साइड से 50 किलो का कम से कम इधर वाली साइड से 50 न्यूटन का फ़ोर्स लगाना पड़ेगा आपको। न्यूटन क्या होता है? फ़ोर्स की यूनिट होती है ना? मतलब आपको 50 न्यूटन का लगाना है, इधर से ज़ोर लगाना है, इधर वाली साइड से, तब जाके कम से कम, यानी कि 50 से कम आप कुछ भी लगाओगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। 50 एक इसकी मिनिमम वैल्यू है जिस पे आप उस बॉक्स को हिला सकते हो, आपको उससे ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। तो ये जो होती है ना एक मिनिमम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है? यानी कम से कम आपको इतना तो होना ही चाहिए। ओके, कि ये चीज़ है, अगर यहाँ पे 50 लोग काम करेंगे मिनिमम, 50 से कम में तो ये बिल्कुल भी यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो 50 इसकी क्या हो गई है? थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है कि ये ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उस पेस्ट की, ठीक है? कि इतनी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाए ना, तो मान लो कि अब आपको कंट्रोल मेजर अप्लाई करने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा होते ही वो डैमेज कर जाएगा। तो ये एक मिनिमम ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पेस्ट की जिसके ऊपर हमें क्या करने होते हैं, कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना होता है, ताकि हम उसको, इससे नेक्स्ट स्टेज जो होती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल,
इंजरी कर देगा इससे ज़्यादा होते ही, ठीक है? तो इसके ऊपर आते हम उसको इस स्टेज पे पहुँचने से रोक सकें। तो अगर इस चीज़ को हमसे ऐसे अगर पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन-सी स्टेज होती है जिसके ऊपर सभी कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई किया जाता है, तो वो होती है ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है? ये चीज़ हो गई। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, तब ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी जिसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई किया जाता है, ताकि हम उस पेस्ट की पॉपुलेशन को ईआईएल लेवल पे यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुँचने से रोक सकें। क्लियर हो गया? अब इसके दूसरे की लेवल की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है कि ये सबसे मिनिमम ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पेस्ट की जो डैमेज करेगी, है ना? क्योंकि इससे पहले एटीएल था, उस पे कंट्रोल मेजर लगा लिए तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो वो ईआईएल हो जाएगी। और ये एक ऐसी मिनिमम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है कि इतने पेस्ट आते, यानी मान लो 300 इंसेक्ट है, ठीक है? 300 इंसेक्ट उसका एटीएल लेवल है कि इसके ऊपर आपको कंट्रोल मेजर लगाने हैं। जो भी दवाई वगैरह छिड़कनी है, कोई भी केमिकल डालना है, कुछ भी करो आप। 301 उसका मान लो ईआईएल है, ठीक है? तो 301 से ज़्यादा तो जितने भी होंगे वो तो डैमेज करेंगे ही करेंगे, लेकिन 301 उसकी सबसे मिनिमम ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जो डैमेज कॉज़ करेगी। द अमाउंट ऑफ पेस्ट इंजरी विल जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि वही चीज़ है कि आपने अगर कंट्रोल नहीं किया है, तो ये डैमेज करेगा ही करेगा। मेन इसकी डेफिनिशन यही होती है कि सबसे कम, सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पेस्ट की जो कि इकोनॉमिक डैमेज कॉज़ करेगी। इकोनॉमिक डैमेज हो जाएगा क्योंकि हमें इसमें बाद में आपको इल्ड नहीं मिलेगी ना, तो इकोनॉमिकली डैमेज हो जाएगा वो आपका। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या है ना कि मैंने इसके साथ-साथ इससे मिलती-जुलती जितनी भी मुझे टर्म्स वगैरह मिली ना, मैंने वो सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं ताकि क्वेश्चन के अलावा भी उससे मिलती-जुलती जो भी चीज़ें हों, वो भी हम साथ-साथ डिस्कस कर लें। ओके, सो इसके अंदर देखिए अलग-अलग कैटेगरीज़ आती है, ये वैसे आगे भी मैंने मेंशन किया है, तो वहाँ पे भी एक बार रिवाइज़ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हम डेफिनिशंस देखते हैं कुछ। एक आती है हमारे पास रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट का मतलब क्या होता है कि रेगुलरली रोज़ ही आता रहता है। तो ये आपके क्रॉप के आस-पास बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, जनरली होते ही रहते हैं आपके क्रॉप के आस-पास। इसके अंदर होता है ब्रिंजल, शूट एंड फूट बोरर, यानी कि वो जनरली मिलता है, कोई खास उसका आना-जाना है नहीं, वो परमानेंट वहीं रहता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। ठीक है, कम-ज़्यादा उसका चलता रहता है, वो फ्रीक्वेंटली रहता है, रेगुलर है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल हो गया ब्रिंजल, शूट एंड फ्रूट बोरर। फिर आता है ओकेजनल। ओकेजन होता है यानी कोई, अपने कहते हैं ना बस त्योहारों पे आता है कोई इस तरीके से, तो यानी फ्रीक्वेंटली उसके साथ नहीं रहता है, कभी-कभार से आएगा। इनफ्रीक्वेंटली 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ऐसे ना कभी-कभी से ओकेजनली आता है वो क्रॉप के ऊपर, और आएगा वो सिर्फ अपनी पर्टिकुलर क्रॉप पे ऊपर। इसके अंदर आता है स्नेक गार्ड, सेमिलूपर। ओके, फिर आते हैं सीजनल पेस्ट। सीजनल पेस्ट होते हैं कि यानी कि एक पर्टिकुलर मतलब एक साल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सीजन या एक किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम के ऊपर ही वो आते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई है ना कि नवंबर दिसंबर में है, तो वो हर साल सिर्फ नवंबर दिसंबर के ऊपर ही अटैक करेगा, उसी मंथ में आकर ही अपनी क्रॉप पे अटैक करेगा। इसके अंदर आता है ग्राउंड नट का जो रेड हेयरी कैटरपिलर होता है। ठीक है, ये सीजनल पेस्ट होता है। रेड हेयरी है, तो रेड हेयर्स होते हैं उसके, तो फिर वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आता है, उसके अलावा वो कभी भी नहीं आएगा। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है जो हम लगातार रहता है, परमानेंट रहने वाला, है ना? कि वो पूरे साल उस क्रॉप पे रहेगा, थ्रू आउट द ईयर वो उस क्रॉप पे रहता है। जैसे कि जो थ्रिप्स होती हैं, जो थ्रिप्स होती हैं चिलीज के ऊपर, वो परसिस्टेंट होती हैं, वो उसके ऊपर ही रहती हैं, वो जाती नहीं है पूरे साल। देन आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है अकरिंग इन द फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज, कि कुछ कुछ अलग अलग लोकेलिटीज के अंदर वो आपको मिलता है, इनफ्रीक्वेंट होता है वो भी। तो कुछ कुछ अलग अलग आइसोलेटेड लोकेलिटीज में आपको मिलेगा कोकोनट स्लग कैटरपिलर। एपिडेमिक, एंडेमिक, इन दो टर्म्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट? तो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, देखो एपिडेमिक का मतलब होता है, एक 3 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक, और एक होता है हमारे पास पेंडेमिक। पेंडेमिक तो देखो सिंपल सी चीज है कि जिसे हमारे बोलते हैं, हम कोरोना को बोलते हैं कि कोरोना जो है वो एक पेंडेमिक था। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी डिजीज है, या आगे अब डिपेंड करता है अपने आगे क्या लगाते हैं, पेंडेमिक पेस्ट लगा रहे हैं हम या पेंडेमिक डिजीज लगा रहे हैं। तो कोरोना जो थी वो एक पेंडेमिक डिजीज थी। पेंडेमिक डिजीज का मतलब क्या था, क्योंकि कोरोना जो थी वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी, है ना? वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में थी, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना में थी, वो पूरे वर्ल्ड में थी, है ना? तो वो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी कॉन्टिनेंट्स में, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट्स में जब वो बीमारी या जब वो पेस्ट फैल जाता है, हम उसे बोलते हैं कि वो पेंडेमिक है।
तो पेंडेमिक तो हमारे पास एक अलग टर्म हो गई। क्लियर हो गया कि वो सभी वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर वो स्प्रेड हो रखा है। अब एक वर्ड आता है हमारे पास एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब देखो कि इन, एन वर्ड आ रहा है ना, इन किसी के अंदर। तो ये जो एंडेमिक होता है ना, इन है जो, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ही अंदर रहेगा। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही मिलेगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं आए, कहीं नहीं आता। उसकी बीमारी फैलती है तो सिर्फ वहीं की वहीं फैलती है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाती। ठीक है। अब कोई भी ऐसी है जो, अगर कोई डिजीज है, कोई पेस्ट है, अगर वो रायपुर का है, अगर वो हर बार जब भी इन्फेक्शन करेगा वो सिर्फ रायपुर के अंदर आके रायपुर की सारी क्रॉप्स के ऊपर करेगा, उसके अलावा आसपास वो कहीं नहीं जाएगा, तो वो रायपुर की एंडेमिक पेस्ट होगा, रायपुर का। एन यानी कि इन रायपुर, है ना। तो वो जो एन वर्ड आ जाता है इसके अंदर, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर, यानी कि जो रेगुलरली होता है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेलिटी के लिए है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। ओके, जैसे राइस गॉल मिथ जो होता है वो सिर्फ मदुरई में मिलता है। और जो एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है कि ठीक है, वो डिजीज या वो जो पेस्ट वो आ रहा है। अब ये चीज हम देखने हैं, अभी जिसे एंटो का पूछ रहे हैं हमसे, एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर इन्होंने आगे पेस्ट लगा दिया। यही पैथोलॉजी के अंदर अगर ये डिजीज आ जाती है तो बस इसके आगे वो डिजीज लगा देते हैं, मतलब सेम ही है ना। तो एपिडेमिक का मतलब होता है कि जो बहुत सीवियर फॉर्म के अंदर फैली हो, कि जहां पर भी इसका कोई लोकेलिटी फिक्स नहीं है, कि जहां पर भी हुई है, ठीक है, इन ए सीवियर फॉर्म इन ए रीजन और लोकेलिटी, जिस भी रीजन में हुई है बट बहुत सीवियरली फैली है, बहुत ज्यादा डैमेज करके गई है जहां पर भी हुई है। ठीक है। तो इसके लिए एपिडेमिक के लिए कोई बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, बट ये जहां पे भी जिस भी रीजन या जिस भी लोकेलिटी में होगी, बस ये चीज है कि बहुत सीवियर फॉर्म में फैलती है, बहुत ज्यादा डैमेज करके जाती है, थोड़ा बहुत नहीं करके जाती। ठीक है, जैसे रेड हेयरी कैटरपिलर ग्राउंडनट में होता है, तो वो जहां पर भी आया तो उसने बहुत ज्यादा डैमेज कोज किया वहां पे। एंडेमिक में बस ये चीज होता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर ही वो रहेगा। ओके, चलिए, एक तो ये होता है पेस्ट। एक अब हमारे पास, जैसे इन्होंने पूछा आपसे क्वेश्चन के अंदर कि मेजर पेस्ट बताने हैं आपको ना, तो इसके अंदर देखो हमारे पास अभी मैंने दो तीन टर्म्स आपको बता दी। एक होती है हमारे पास जीईपी, एक होती है ईटीएल, एक होती है ईआईएल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स होती है हमारे पास। जीईपी होती है कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, की जनरली उस पैथोजन की जो पॉपुलेशन है वो जनरली इतनी रहती है। ओके, जनरली इतनी वो रहती है। जैसे मान लो कि कोई भी पैथोजन है, उसकी पॉपुलेशन 2000 जनरली रहती ही रहती है वहां पे। ओके, तो वो उसकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ईटीएल हमने पढ़ी कि ये उसकी ऐसी पॉपुलेशन है कि मान लो कि वो कुछ भी हो सकती है यार, कम ज्यादा चलती है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा जो जनरल वाली पोजीशन है वो ईटीएल से कम ही रहेगी, वो ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, बस हमें मतलब पता होना चाहिए, जनरल इक्विलिब्रियम जनरल है, जनरली वो वहां पे उतनी स्टेबल पॉपुलेशन उनकी रहती है। ईटीएल का मतलब होता है कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल मेजर लगाने हैं, है ना। अगर आपने कंट्रोल मेजर नहीं लगाए तो कौन सी स्टेज आ जाएगी, ईआईएल आ जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल आ जाएगी। ओके, तो इस स्टेज के ऊपर क्या चीज होने लग जाएगी वहां पे, इंजरी। ये सबसे मिनिमम ऐसी पॉपुलेशन होती है जो कि इकोनॉमिक डैमेज या इंजरी कॉज कर देगी। ये तीन टर्म क्लियर है हमें। अब इन तीन टर्म के हिसाब से अलग अलग टाइप के पेस्ट होते हैं। जैसे आपसे डेफिनेशन में से कोई भी पूछ सकता है। जैसे मान लो उन्होंने अभी पूछा था मेजर, तो मेजर हम बात करेंगे। उससे पहले जैसे सबसे पहले आता है आपके पास, अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास की पेस्ट। ओके, की पेस्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा सीवियर और बहुत ज्यादा डैमेज करने वाले पेस्ट होते हैं। क्योंकि क्या चीज होती है कि इनकी जो जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है ना, जिनकी जनरल इक्विलिब्रियम, जनरली इनकी जो पॉपुलेशन होती है ना वो इससे ऊपर ही रहती है, तो आपको ट्रीट करने का मौका ही नहीं मिलता है इसके अंदर। क्योंकि पता है कि अगर एक इंजरी लेवल से ऊपर ही चल रही हैं तो सीधी सी बात है वो डैमेज करेंगी करेंगी। क्योंकि इसके पास पहुंचने के बाद तो आप चाहे कितना भी ट्रीटमेंट कर दो उस पर कोई असर नहीं होगा, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, की पेस्ट जो होते हैं ये सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले होते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या चीज रहती है कि जो जनरल इक्विल जो इनका ईआईएल होता है, सॉरी, ठीक है, ईआईएल हमेशा इनकी जो, हाँ सॉरी, इनकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो ईआईएल से हमेशा ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है इनके अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसके अलावा इसके अंदर आता है परसिस्ट, ये यही होता है जो परसिस्टेंट पेस्ट हमने पढ़े ना, कि जो हमेशा सारी टाइम पूरे साल डैमेज करेंगे इनको आके। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल आता है की पेस्ट का, डायमंड बैक मॉथ।
ओके। तो की पेस्ट जो होते हैं, ये डैमेजिंग की सीरीज में बताऊंगी। सबसे पहले होते हैं की पेस्ट, जो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, जो सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म के अंदर, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग फॉर्म के अंदर वो फैलते हैं, जिनके अंदर उनकी जो जनरल जो पॉपुलेशन होती है, जीईपी जो होती है उनकी जनरली, वो जनरली इंजरी लेवल से ऊपर होती है, इसलिए वो पूरे साल से डैमेज ही डैमेज करते हैं। उनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कितना मर्जी ट्रीटमेंट लगा दो वहाँ पे, लेकिन कंट्रोल नहीं होंगे। ओके। और इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास आता है डायमंड बैक मॉथ का। दूसरा, जैसे इन्होंने पूछा था, आप बताइए कि मेजर पेस्ट क्या होते हैं। तो मेजर पेस्ट क्या होते हैं, जो कि मतलब जी इसके जो जिनकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है, वो ईआईएल के बहुत पास होती है, बहुत पास होती है, और कभी-कभी वो लगभग उसके बराबर ही मान लो आप, कि उसके ऊपर ही ऐसे-ऐसे हो जाती है बस। ये अगर ईआईएल है ना, ये ईआईएल की लाइन है, तो बस वो यहीं रहती है लगभग, ऐसे इस तरीके से आस-पास ही रहती है उसके। ठीक है, तो इसके अंदर मेजर पेस्ट कौन से होते हैं, कि ऐसे पेस्ट जिनकी जीईपी जो होती है, जो जनरल उनकी पॉपुलेशन जो होती है, वो ईआईएल के बहुत क्लोज रहती है, ये उसके साथ कोइंसाइड हो जाती है, यानी कि मतलब उतने ही उसके बराबर के लेवल की रहती है। तो इसके अंदर जो इकोनॉमिक डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, उनसे थोड़ा कम रहता है, चलो, क्योंकि उसमें तो क्रॉस ही हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा रहता है वो। ओके। तो इसके अंदर आपको फिर उसमें लगातार स्प्रे करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो इसमें आपको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है मेजर पेस्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास आता है राइस स्टेम बोरर एग्जाम्पल में। ठीक है, तो मेजर सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट क्या होता है, कि एक ऐसे पेस्ट जिनकी जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, दैट इज वेरी क्लोज टू इकोनॉमिक इंजरी लेवल, या फिर उसके साथ कोइंसाइड कर जाती है, उसके बराबर की होती है। इसको मैनेज करने के लिए हमें लगातार ट्रीटमेंट्स, लगातार स्प्रे करनी पड़ेगी केमिकल की। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा आता है, राइस स्टेम बोरर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके अंदर माइनर पेस्ट। अब थोड़े माइनर, छोटे छोटे लेवल पे आ जाते हैं। माइनर, या जिसको हम बोल सकते हैं ओकेजनली, जैसे हमने बात करी कि ओकेजनल पेस्ट हम किसको बोलते हैं, कि जो कभी कभार से आ रहे हैं ना, ऐसे मूडी तौर पे, साल में एक बार आ गए, साल में दो बार आ गए, मतलब ओकेजनली आता है, वो परमानेंट नहीं आते। तो इनके अंदर उनकी जो जीईपी जो होती है, वो ईआईएल से थोड़ी नीचे होती है। ये ईआईएल है, तो जीईपी उससे नीचे रहेगी इसके अंदर। ठीक है, और बहुत रेयरली, क्योंकि माइनर है ना, छोटे ज्यादा डैमेज नहीं करते वो, तो बहुत रेयर ही ऐसा कोई केस होता है जिसमें वो इसको क्रॉस कर जाएगी। इससे नीचे ही रहती है, तो यानी आप उसको आराम से उसको कंट्रोल आप कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास जो एग्जांपल्स आते हैं, वो आ जाता है राइस हिस्पा। ठीक है, राइस हिस्पा आ जाता है इसमें। नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्पोरेडिक पेस्ट, ये माइनर हो गया। नेक्स्ट आता है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट जो होते हैं, इनके अंदर क्या चीज होती है, इसमें उनकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है, वो जनरली इससे नीचे रहेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है आपका 5th सेमेस्टर का, उसके पास्ट ईयर पेपर के बारे में, राइट। तो हम बात करते हैं अब जो पार्ट सी है हम उसकी बात करेंगे। सो पार्ट सी को देखते हैं हम। ओके, ओके। सो ये रहा आपके पास पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर जब हम बात करते हैं, तब हमें ऐसे कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, देखिए अभी इसके अंदर क्या चीज़ है, आपको सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि आपको आईपीएम के कंसेप्ट बताने हैं, कि हमने जो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें क्या-क्या कंसेप्ट लेके चलते हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें इसमें समझनी है, क्या करना है या आईपीएम के अंदर ना। तो इसके अंदर ये जो आईपीएम होता है, इसका मेनली काम क्या होता है, कि अभी तो क्या है कि अगर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो नॉर्मल हम फार्मिंग में क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन अकेले पेस्टिसाइड का यूज़ करते हो तो उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज होती है ना। केमिकल अफेक्ट करता है, उसके रेजिड्यू सॉइल के अंदर रह जाते हैं, सॉइल भी अफेक्टेड होती है, क्रॉप भी इन्फेक्टेड होती है, उसको आगे हम भी खाते हैं, तो वो खराब करता है, राइट। तो इसलिए इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आए ये। तो इसके अंदर इसके क्या क्या इन्होंने रखे कंसेप्ट, सबसे पहले होता है अंडरस्टैंडिंग द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम।
एग्रीकल्चर इकोसिस्टम जो होता है इसके अंदर क्या सारी की सारी एग्रीकल्चर की फूड चेन, फूड वेब्स वगैरह सब आ जाती हैं, जो सारी आपस में मिलके एक स्टेबल यूनिट की तरह काम करती है। ठीक है? तो इसके अंदर इसको पूरे को समझना होता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इकोसिस्टम काम कर रहा है, कि एक नेचुरल फूड चेन वगैरह क्या है, जिस क्योंकि इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, कि जैसे कोई पेस्ट है, कोई कीट है, ठीक है? उसको मारने वाला ही कोई उसकी फूड चेन के अंदर उसको कोई खाने वाला होगा, तो वो उसके नेचुरल प्रेडेटर हो जाएँगे। तो इसलिए हमें फूड साइकिल का पता होना ज़रूरी है ताकि हम उन नेचुरल प्रेडेटर के थ्रू भी उस पेस्ट को आप कंट्रोल कर पाओ। आपको सिर्फ केमिकल्स यूज़ ना करने पड़े, राइट? सेकंड हमारे पास आता है प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। फिर इसके बाद जब आप समझ लोगे कि इकोसिस्टम में किस तरीके से फूड चेन चल रही है, किस तरीके से फूड वेब पूरा बन रहा है, किस तरीके से कौन किसका खाना होता है या उसको आगे किस-किस तरीके से जाता है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि जैसे जो रैबिट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, घास-फूस खाते हैं या सब्जियाँ खाते हैं। फिर उन्हें कोई और बड़ा एनिमल खाता है, फिर उन्हें टाइगर वगैरह खाते हैं। इस तरीके से फूड चेन होती है, सेम पेस्ट के केस में भी होती है। ठीक है? तो इसके लिए हम प्रॉपर एक एग्रीकल्चर सिस्टम को, एक प्रोग्राम को हम पूरा प्लान करके चलते हैं, ताकि हम पेस्ट की प्रॉब्लम को समझ सकें और उसे रिड्यूस कर सकें। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है दैट इज़ द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि पेस्ट कितना डैमेज कर रहा है, राइट? उसके हिसाब से हम क्या करते हैं इसके अंदर उसकी पेस्ट की पूरी प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि कितनी-कितनी प्रॉब्लम है, कितना-कितना डैमेज ये कर रहा है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं ईटीएल से बिलो रखने की ट्राई करते हैं उसकी पॉपुलेशन को। ईटीएल क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमने समझा कि ये एक ऐसी पेस्ट की पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना होता है ना? तो इससे बिलो हम रखते हैं उसको और मेन चीज़ फ़ोकस रखा जाता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के ऊपर कि क्या आपने जितना कॉस्ट लगाया है, कितना जितना खर्चा आपने किया है मैनेजमेंट में, आपको उतना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लास्ट फोर्थ आता है आपके पास टॉलरेंस ऑफ पेस्ट डैमेज। टॉलरेंस ऑफ पेस्ट डैमेज में क्या चीज़ आती है हमारे पास कि इसके अंदर जैसे पेस्ट फ्री क्रॉप तो हम नहीं पॉसिबल होती, है ना? पेस्ट फ्री नहीं होती है, तो पेस्ट की पॉपुलेशन और आपके कंट्रोल मेजर्स की प्रॉफिटेबिलिटी एक बैलेंस रहनी चाहिए। वो थ्रेशोल्ड लेवल से हमें पता लगती है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि एक मिनिमम क्राइटेरिया, मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था कि कम से कम इतना तो चाहिए। इसके बाद आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इतना तो कम से कम आपको मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना? लास्ट आता है लिविंग अ पेस्ट रेसिड्यू, एक आता है। लिविंग अ पेस्ट रेसिड्यू फिफ्थ पॉइंट जो है इसका कि आपको जो पेस्ट का है, पेस्ट का रेज़िड्यू आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो उसके खाने वाले जो उसके प्रेडेटर हैं, वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? उन्हें उनका खाना ही नहीं मिलेगा अगर आप पूरा ख़त्म ही कर दोगे। तो लिविंग पेस्ट रेज़िड्यू को आपको ईटीएल से बिलो रखना पड़ता है, ताकि वो क्रॉप को डैमेज ना करे, लेकिन वो प्रेडेटर के लिए अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट आता है टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट्स। टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो केमिकल वगैरह का स्प्रे करना होता है, वो आपको नीड बेस्ड करना होता है। जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है, जितनी नीड है, उतना ही हमें स्प्रे करना है। और लास्ट होता है पब्लिक एक्सेप्टेंस। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप जो भी मेजर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन इतनी बेटर होनी चाहिए कि आप लोगों को कम्युनिकेशन से वो चीज़ प्रॉपर्ली समझा पाओ, उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ कि हाँ, ये चीज़ एक बेनिफिट देगी हमें, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। क्योंकि इतने जल्दी लोग नहीं मानते कि आप केमिकल के अलावा भी दूसरे तरीकों से कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें रिस्क लगता है। तो आपको उन्हें प्रॉपर्ली उनके प्रूफ के साथ आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये आपके 7 पॉइंट्स आ गए इसके अंदर, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। ये हो गए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रेडेटर, पैरासाइट और पैरासिटोइड के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? तो सबसे पहले जब हम प्रेडेटर की बात करते हैं, इसके अंदर पहले मेन तो पॉइंट आपके पास क्या रहते हैं? मेन पॉइंट आपके पास रहते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताऊँ, तो ये रहता है। पहला आता है जैसे हमारे पास प्रेडेटर। प्रेडेटर होता है प्रेडेटर, पैरासाइट और पैरासिटोइड। तो इसके अंदर जो प्रेडेटर होते हैं, वो हमेशा अपना जो भी उनका खाना होता है, उनको पहले वो किल करके खाते हैं। और जो पैरासिटोइड होते हैं, ये भी किल करके खाते हैं। लेकिन जो पैरासाइट होता है, वो कभी भी किल नहीं करते, वो हमेशा किसी लिविंग होस्ट से ही अपनी एनर्जी लेते हैं। एक तो ये डिफरेंस। सेकंड इनका डिफरेंस रहता है कि जो प्रेडेटर होते हैं, उनके बहुत सारे प्रेज़ होते हैं, यानी कि बहुत अलग-अलग टाइप के ऑर्गेनिज़्म को वो खाते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। लेकिन जो पैरासाइट और पैरासिटोइड होते हैं, ये दोनों के लिए एक होस्ट स्पेसिफिक होता है। वो अपना एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट से लेते हैं। इसके अलावा जो प्रेडेटर होते हैं, वो जनरली साइज़ के अंदर बड़े होते हैं अपने प्रे से। अपने प्रे से साइज़ के अंदर वो बड़े होते हैं, जबकि जो पैरासाइट होते हैं, वो अपने होस्ट से साइज़ के अंदर स्मॉल होते हैं। ठीक है? ये डिफरेंस हुआ इनका।
और इसके अलावा इसके अंदर जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं आपके, इसके अंदर आ जाता है जैसे प्रेडेटर, प्रेडेटर के अंदर एक इन्होंने दिया हमें स्पाइडर, स्पाइडर एक यूनिवर्सल प्रेडेटर है, ठीक है? इसके अलावा लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल और जो स्पाइडर है ये यूनिवर्सल प्रेडेटर है। इसके अलावा पैरासाइट है हमारे पास कई सारे। इसके अलावा एक जैसे जो ट्राइकोग्रामा होता है, ट्राइकोग्रामा जो होता है वो लेपिडोप्टेरा के ऊपर पैरासिटोइड होता है, कि वो उनके एग्स के ऊपर पैरासिटोइड होता है ट्राइकोग्रामा, जो मेनली पढ़ते हैं। ट्राइकोग्रामा बहुत जनरल सी चीज़ है, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने प्रेडेटर और पैरासाइट के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हैं हमें, कुछ तो हमने अभी डिस्कस किए। हमने पढ़ा कि प्रेडेटर जो होता है ये जनरली जनरलाइज्ड फीडर होता है, क्योंकि ये शिकार करके खाता है, उसको मार के खाता है ना, और इसके माउथ पार्ट डेवलप्ड होते हैं तभी वो किल करके खाएगा उसे। ये अपने प्रे से स्ट्रॉन्गर होते हैं और लार्जर होते हैं, और उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तभी उनको शिकार बना लेते हैं। इनकी लाइफ साइकिल भी लॉन्ग होती है। और इसके अलावा अटैक ऑन द प्रे इज फॉर ऑब्टेनिंग फूड फॉर द अटैकिंग प्रेडेटर इटसेल्फ। तो इसके अंदर क्या रहता है, वो अपने फूड वगैरह ऑब्टेन करने के लिए मेनली करता है। पैरासाइट के केस में बोले तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए वो उसको कभी भी डेड मार के नहीं खाते हैं। वो हमेशा जो लिविंग होस्ट होता है उसी से अपना न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा ले लेता है उसके ऊपर रह कर वो, ठीक है? ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लाइफ साइकिल इनकी शॉर्ट होती है। और पैरासाइट कंप्लीट्स डेवलपमेंट, तो वो एक सिंगल होस्ट के अंदर ही अपनी सारी रखते हैं, जबकि प्रेडेटर के अंदर बहुत सारे प्रीज होते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कि कल्चरल कंट्रोल क्या होता है। कल्चरल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर चेंज करने से कंट्रोल करते हो पेस्ट को, यानी कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी आपको कीट को कंट्रोल करना है, कि उसे डैमेज को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जब भी हम क्रॉपिंग एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोइंग, आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, सोइंग का टाइम, ठीक है? सोइंग का टाइम हो गया, स्पेसिंग हो गई, कि अगर बहुत क्लोजली स्पेस्ड के अंदर वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो आपने स्पेसिंग चेंज कर दी, सोइंग टाइम हो गया, स्पेसिंग हो गया, टिलेज वगैरह की प्रैक्टिस हो गई, कोई कंजर्व आपको करना है, बीच में प्लॉइंग वगैरह कुछ करनी है, उसके अंदर हो गया, है ना? ठीक है? उसके अलावा आपने कोई पिकिंग, रोगिंग वगैरह कुछ भी, यानी क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड आपने कुछ भी किया अगर चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल कंट्रोल बोलते हैं। ओके? जैसे फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाएँ, यानी जबकि अगर पेस्ट मान लो कोई चीज़ में ग्रीन कलर प्रेफर कर रहा है, तो अगर उसका कलर वगैरह चेंज कर दे जीन्स वगैरह में चेंज करके, या वो प्लांट ऑटोमेटिकली अगर वो ब्रॉड लीव्स चाहिए और वो प्लांट क्या होता है थोड़ा सा श्रिंक कर ले लीव्स को, कि पेस्ट उसको प्रेफर ही ना करें, अवॉइड करते हैं उसको, तो वो बचाव हो सकता है। या फिर उसके अंदर प्लांट के अंदर इतनी एबिलिटी आ जाए कि अगर पेस्ट उन्हें टॉलरेंस इंक्रीज हो जाए, कि अगर पेस्ट अटैक भी करे तो भी वो उसको विथस्टैंड कर सके, उसको आराम से झेल सके और उसकी यील्ड पर अफेक्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है कि हिस्ट्री बतानी है आपको आईपीएम की, तो इसके लिए 4 ही मेजर पॉइंट्स हैं जैसे। तो सबसे पहला आता है आपके पास स्टर्न ईटल। स्टर्न ईटल ने 1959 के अंदर इसने क्या किया, इसने केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल को कंबाइन किया पेस्ट को मैनेज करने के लिए, केमिकल को और बायोलॉजिकल को, ठीक है? और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की, अगर आपसे पूछे कि जो आईपीएम नाम है, ये आईपीएम नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो ये भी स्टर्नेटल ने दिया था। केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड को इसने कंबाइन किया, प्लस इसने आईपीएम टर्म दे दी। उसके बाद आता है गियर और क्लार्क। गियर और क्लार्क ने क्या किया, पेस्ट मैनेजमेंट टर्म दी थी इसने। ओके, सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म थी वो दी थी गियर और क्लार्क ने 1961 के अंदर, 2 साल के बाद इसने पेस्ट मैनेजमेंट की टर्म दी। उसके बाद 76 के अंदर इस आईपीएम के कंसेप्ट को कहाँ लेकर गए थे, जो 15th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एंटोमोलॉजी हुई थी, जी कांग्रेस मीटिंग जो बैठी थी इनकी 15th वाली, उसके अंदर इस आईपीएम का कंसेप्ट रखा गया 1976 के अंदर। और लास्टली 1994 के अंदर जो मेट काल्फ है, मेट काल्फ ने क्या बताया कि हम किस तरीके से इंसेक्टिसाइड का एक जुडिशियस, एक एफिशिएंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, है ना? इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ताकि हम कन्वीनियंस के बेसिस पे, कि ठीक है लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे और उसके इफेक्टिवनेस के बेसिस पर, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हम इकोनॉमी खर्चे को देखते हुए, तो किस तरीके से जितना रिक्वायर्ड है हम कम से कम उतना ही यूज करें, हम ज्यादा यूज ना करें कि उसको कहीं भी हार्मफुल इफेक्ट आए, कि ज्यादा खर्चा बढ़ जाए। वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स का एक जुडिशियस यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मेटकाल्फ ने इसके एडवोकेट किया है, बताया इनको। ओके, चलिए अब बताना है हमें कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इंसेक्ट पेस्ट की, राइट? तो इसके अंदर हमने कई सारे पॉइंट देखे हैं जिसमें से आपको जनरल जनरल सी चीज़ें याद रखनी है।
फर्स्ट आता है इसमें जैसे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट आपको सबको पता है, हनी बीज होती हैं। हनी बीज से हमें क्या-क्या मिलता है? हमें हनी मिलता है, हमें बी वैक्स मिलती है, राइट? ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा हमारे पास लैक इंसेक्ट होता है, लाक तो उससे हमें लैक मिलता है। सिल्क वॉर्म होती है, सिल्क मॉथ जो होता है उससे हमें सिल्क मिलती है। तो ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, है ना? तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। प्लस हनी बीज़ का एक बहुत मेजरली फ़ायदा होता है क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है, पॉलिनेटिंग एजेंट होती है, कि अगर हनी बीज़ ना हो तो विदिन 4 ईयर्स के लगभग सारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बीज़ पे डिपेंड करता है, ओके? इसके अलावा ये हो गया हमारे पास, तो इसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के अंदर आप ये चीज़ बता सकते हो, हनी बी, लैक इंसेक्ट और सिल्क वॉर्म। इसके अलावा कुछ प्रेडेशियस इंसेक्ट्स होते हैं, कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो प्रेडेटर की तरह काम करते हैं, तो वो जितने भी जो हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उनको खा लेते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके? तो इसके अंदर हमारे पास जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने। एक होता है हमारे पास स्टेगोमेंटिस, स्टेगोमेंटिस। आपको चाहे एक-एक एग्जाम्पल याद रख लो बस, ठीक है? हमें थोड़ा-सा आइडिया रहना चाहिए कि हम एक-एक एग्जाम्पल हम मेंशन कर सकें कि हाँ, इस कैटेगरी की भी चीज़ें होती हैं। तो स्टेगोमेंटिस होता है, स्टेगोमेंटिस जो है, ये एक ऐसा मेंटिस होता है, मेंटिस यानी ग्रासहोपर की तरह दिखता है थोड़ा-सा ना ये। मेंटिस जो होता है ये क्या करता है, ये ग्रासहोपर या फ्लाइज़ के ऊपर फ़ीड करता है। जैसे जो कैटरपिलर वगैरह होते हैं, जो आपके ब्राउन प्लांट होपर, ग्रासहोपर्स वगैरह जो आपके होता है, ये उनके ऊपर फ़ीड करता है, जो क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है, ये उनको किल करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। और इसके अलावा एक एग्जांपल हमने ये याद रख लिया। इसके अलावा हम बता सकते हैं बेनिफिशियल पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं। बेनिफिशियल पैरासिटिक इंसेक्ट्स के अंदर हमारे पास कौन-सी आ जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, parasitize injurious insect. They usually lay eggs on the body of larva and adult of harmful insects. The young, on hatching from the eggs, finally kill their host, the larva of Tachina, and are parasites of injurious Lepidoptera larva such as armyworm, which are injurious to cereals. क्या मतलब है बताने का? हमने पहले पढ़ा एक तो प्रेडेटर, हमने प्रेडेटर और पैरासाइट में फर्क पढ़ा था। तो प्रेडेटर तो क्या करता है, डायरेक्टली किल कर देते हैं। तो जो स्टेगोमेंटिस होता है, ये क्या करता होता है, ये फ्लाइज और ग्रासहोपर को डायरेक्टली किल करके और उनको एज अ फूड ले लेता है। दूसरा हमारे पास होता है पैरासाइट। पैरासाइट के अंदर इन्होंने क्या एग्जाम्पल बताया हमें, टेकीना का। टेकीना जो होते हैं, टेकीना क्या करती है कि जो सीरियल्स, जो हमारे अनाज होते हैं, उन अनाज के ऊपर एक आर्मी वॉर्म नाम का जो पेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये टेकीना क्या करती है कि अपनी टेक्निक लगाती है, टेकीना से टेक्निक लगाती है। ये क्या करती है कि जो वो लेपिडोप्टेरा वाले जो होते हैं ना, ठीक है, उनके एग्स के ऊपर या उनके कैटरपिलर के ऊपर ये अपने एग ले कर देती है। एग ले करती है, तो जैसे ही इनके एग्स जो होते हैं वो हैच होते हैं, जैसे उनके अंदर से यंग वन निकलता है, वो हाथों हाथ उनके एग या कैटरपिलर को खत्म कर देते हैं, मतलब उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं सारा अपने हैच होने के लिए, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होता है कि जो डेड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल और वेजिटेबल जो मैटर रह जाता है, डेड रिमेन रह जाता है, ये कुछ इंसेक्ट्स उनको खाते हैं, ठीक है? ताकि उनका डिके ना हो। तो ये उनको भी डिकम्पोज़ कर देते हैं पूरा, ओके? तो उसके बाद आता है, ये तो हो गए थोड़े-से बेनिफिशियल तौर पे हमारे। अब रहते हैं इंजीनियस के अंदर। इंजीनियस पे इंसेक्ट्स कौन से होते हैं हमारे? जैसे सबसे पहले डिजीज़ ट्रांसमिट करने वाले, जैसे जो एफिड हो गया, जैसिड हो गया, मस्किटो हो गया, ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज़ करते हैं, सिर्फ प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स के अंदर और अपने ह्यूमन्स के अंदर भी। दूसरा होता है हाउस होल्ड इंसेक्ट्स। हाउस होल्ड इंसेक्ट में जैसे एंट होगी, फ्लाइज हो गए, वीविल हो गए, कॉकरोच हो गए। तो ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये हाउस होल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ओके? ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसके अलावा आप क्या बता सकते हो, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे हार्मफुल होते हैं। क्रॉप्स के अंदर हम बात करते हैं, जैसे जो मोथ होता है, कैटरपिलर हो गया, बीटल हो गया, ये स्टोर्ड ग्रेन के अंदर, जैसे हम पल्स बीटल पढ़ते हैं, खापरा बीटल पढ़ते हैं, है ना? तो ये स्टोर्ड ग्रेन्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, राइट? ये चीज़ होती है। और इसके अलावा हमारे पास ये सारे ऑर्डर के होते हैं, लेपिडोप्टेरा, कॉलीप्टेरा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो हमने बेनिफिशियल और इंजीनियस दोनों की कैटेगरीज हमने बता दी। ये इन्होंने पूछे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है इंसेक्ट पेस्ट की, है ना? उसमें हमने बेनिफिशियल और इंजीनियस दोनों बता दिए, ओके? ठीक है।
अब आपको बताने हैं, आपको सेफ्टी यूज़ बताना है पेस्टिसाइड का कि हम सेफ्टी किस तरीके से हम उसको यूज़ करें। तो मैंने इसमें अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको दिया है इसमें, कि जैसे अगर आपको परचेज़ कर रहे हो जब पेस्टिसाइड तब आपको क्या-क्या चीज़ें हाथ ध्यान रखनी है, सेफ्टी यूज़ क्या-क्या है। तो परचेज़िंग के टाइम पे आपको हमेशा बायो पेस्टिसाइड्स को परचेज़ करना है, ऐसी डीलर से ही परचेज़ करना है जिनका एक वैलिड लाइसेंस हो, जिनके रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड हो प्रॉपर्ली, वो प्रोसीजर से रजिस्टर्ड हो। आपको ऐसे पेस्टिसाइड नहीं करने कि फुटपाथ पे कोई भी आपको बेच रहा है, किसी ने भी नॉर्मल मार्केटिंग के लिए कोई भी कंपनी के आ गए तो उससे नहीं करना है हमें। हमें हमेशा एक लाइसेंस्ड डीलर से ही हमें पेस्टिसाइड खरीदना है जिसके पेस्टिसाइड प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि इसके अंदर हमें ये हो गया परचेज ओनली जस्ट रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो हमें हमेशा जहाँ पर चाहिए स्पेसिफाइड एरिया के लिए हमें सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में खरीदना है, हमें एडवांस में बल्क में खरीद कर नहीं छोड़ना है। हमें अभी जितना चाहिए हमें सिर्फ उतना ही खरीदना होता है। ठीक है, हमेशा पेस्टिसाइड के ऊपर प्रॉपर लेबल वगैरह को हमें चेक करना होता है। हमें बैच नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्सपायरी वगैरह, मैन्युफैक्चर डेट हमें हमेशा चेक करनी चाहिए इसके अंदर। ये तो परचेजिंग का हो गया। स्टोरेज के टाइम पे हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी जो हाउस होल्ड की जितनी भी नॉर्मली चीज़ें हैं, हमें उससे उस पेस्टिसाइड को दूर रखना है क्योंकि केमिकल कहीं इफ़ेक्ट ना करे दूसरी चीज़ों को। उसके अलावा हमेशा पेस्टिसाइड को किसी और कंटेनर में खाली नहीं करना है, उनके जो एक्चुअल कंटेनर है हमें उसके अंदर ही उसे रखना होता है। ओके? और इसके अलावा उसको हमेशा अलग से स्टोर करके रखो और वेयर पेस्टिसाइड हैव बीन स्टोर्ड एरिया शुड बी मार्क्ड, मतलब जहाँ पे भी आपने एक प्रॉपर स्टोरेज करके रखी है उस एरिया के ऊपर आप बाहर लगा दीजिए कि यहाँ पे इस तरीके का केमिकल है, ताकि लोग ज़्यादा टच में ना रहें, ज़्यादा उसको पास में ना जाए। ओके, चिल्ड्रन से हमेशा दूर रखना चाहिए उसे। ओके, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा और क्या-क्या कर सकते हो आप? हैंडलिंग जब आप कर रहे हो, पेस्टिसाइड को यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे सेपरेट रखना चाहिए आपको। ओके, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा हमेशा आपको जब भी स्प्रे सॉल्यूशन बना रहे हो, आपको हमेशा क्लीन वाटर का यूज़ करना है और हमेशा हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह आपको लगा के ही उसे यूज़ करना होता है। ठीक है? इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ करते हो, एकदम राइट साइज़ के नोज़ल्स आपको यूज़ करने हैं, आप जिसके अंदर आपका स्प्रे भरा हुआ है। उसके आगे नोज़ल्स जो स्प्रे के लिए लगाने हैं, वो एकदम एक्चुअल साइज़ के होने चाहिए। इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड दोनों के लिए आपको अलग-अलग स्प्रे होने चाहिए, एक में ही नहीं डालना होता। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको कोई लीक नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये होता है आपका सेफ्टी यूज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉइंट्स अलग-अलग मेंशन हैं, जो भी आपको सिंपल-सिंपल लगे, आप उन्हें लिख सकते हैं। ओके? नेक्स्ट इज़ द होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। देखो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होती है? होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस दोज़ कैरेक्टर दैट इनेबल अ प्लांट टू अवॉइड, ऐसे कैरेक्टर्स प्लांट के अंदर, ऐसे इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो हेरिटेबल कैरेक्टर होने चाहिए, उनकी जीन्स में होने चाहिए, हमने पहले भी बात करी। कि हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो उस प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है, जो प्लांट को क्या हेल्प करते हैं कि वो अवॉइड कर सके, टॉलरेट कर सके इंसेक्ट वगैरह के अटैक को, ठीक है, जिससे कोई भी इंजरी हो, ठीक है, तो उससे क्या कर सके, वो खुद को टॉलरेट कर सके, उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनको झेल सके। ये तो होती है उनकी रेजिस्टेंस होस्ट प्लांट की। अब रेजिस्टेंस जो होती है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, हम सिर्फ एक लाइन लिख के नहीं छोड़ सकते ना। तो अभी रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास वो किस किस तरीके की हमारे पास होती है, जैसे टाइप ऑफ रेजिस्टेंस में बात करी इन्होंने, तो इन्होंने बोला पहले एक तो होती है सूडो रेजिस्टेंस। सूडो यानी कि कंप्लीट रेजिस्टेंस नहीं है, सूडो का मतलब होता है नकली, यानी कि एक एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर। तो अब वो 3 कैटेगरी की, जैसे पहला है होस्ट इवेजन। होस्ट इवेजन का मतलब होता है होस्ट में पास थ्रू द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज क्विकली और एट अ टाइम व्हेन द इंसेक्ट्स आर लेस और इवेड इंजरी बाय द अर्ली मैच्योरिंग। यानी ये क्या होता है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्या करेंगे, उससे बचाव रखेंगे अपना थोड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या करेंगे कि जल्दी मैच्योर हो जाएगी। अगर मान लो कि कोई ऐसा है हमारे पास, क्या कहते हैं, जैसे कोई क्रॉप लगाई है आपने, उसके अंदर ये पेस्ट 50 दिनों के बाद डैमेज करता होता है। 50 दिनों के बाद जो स्टेज आती है नॉर्मली उसमें करता है। तो एक क्रॉप ऐसी होगी, हम अर्ली मैच्योरिंग लगाएँगे कि 45 दिन में ही मैच्योर हो जाएगी, तो वो स्टेज ही नहीं आएगी, बच गएगी उससे। ठीक है, इसके अलावा इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस कि आप इसके अंदर कुछ इसकी प्लांट वगैरह की या एनवायरनमेंट के अंदर आप कुछ चीज़ें चेंज कर दो, न्यूट्रिएंट स्टेटस चेंज कर दो, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज कर दो, जिससे कहीं न कहीं बचाव हो जाएगी और पेस्ट का अटैक ना हो। इसके अलावा क्या चीज़ होती है इसमें, जैसे जेनेटिक जो मेन एक्चुअल रेजिस्टेंस, ये तो सूडो हो गई। एक्चुअल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे जीन्स के हिसाब से, तो इसमें 2 चीज़ें, 2 वर्ड हमने हमेशा डिस्कस करे हैं, मोनोजेनिक, ओलिगोजेनिक, पॉलीजेनिक। मोनोजेनिक यानी एक जीन अफेक्ट करता है, ओलिगो। हेलो गाइस, वेलकम बैक।
सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कोर्स। ओके, सो आज हम बात करेंगे इसके अंदर पार्ट डी के बारे में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट डी। ओके, सो हियर इज द पार्ट डी ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर आपको पार्ट डी दिख रहा है। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर ली हैं हमने। तो चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका एक चीज़ एक बार ही और रिवाइज हो जाए वो चीज़, राइट। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, दैट इज अबाउट द पेस्ट कैटेगरीज। आपको अलग अलग तरीके की पेस्ट कैटेगरीज बतानी है, किस किस तरीके के पेस्ट होते हैं हमारे पास। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर वो उनकी लोकेलिटी क्या है, उनकी अकरेंस कैसी है, कि जल्दी आ जाते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें उनकी अकरेंस कब-कब होती है, कब-कब आते हैं वो, तो इसलिए हमारे पास 2 तरीके इसके अंदर पहली कैटेगरी हमारे पास होती है बेस्ड ऑन द एसोसिएशन विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ किस तरीके से वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो फर्स्ट होते हैं हमारे पास रेगुलर पेस्ट, कि वो हमेशा वो क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहेंगे, हमेशा रहते हैं वो उस पर्टिकुलर क्रॉप, उनकी जो फिक्स क्रॉप होती है, वो उसके साथ हमेशा पर्टिकुलर एसोसिएशन में बने रहते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रेगुलर पेस्ट। और इसमें हमने पहले भी बात की हुई है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो राइस स्टेम बोरर, और एक हम पढ़ते हैं चिली की थ्रिप्स। चिली की थ्रिप्स हमेशा चिली को कभी नहीं छोड़ेंगी वो। और राइस के अंदर कौन सा आ जाता है, स्टेम बोरर आ जाता है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, रेगुलर पेस्ट होते हैं, जो हमेशा उस पर्टिकुलर क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन के अंदर उनके साथ हमेशा रहते हैं, राइट। दूसरे आते हैं हमारे पास ओकेजनल पेस्ट। ओकेजन का हमने बात की, ओकेजनली है, कभी कभी कोई कोई ओकेजन पे दिवाली होली इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये जो पेस्ट होते हैं, ये इनफ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। तो इनका ये मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। कभी-कभार आते हैं कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 1 साल बाद, तो ऐसे कुछ इनफ्रीक्वेंट होता है, ओकेजनली आते हैं ये। तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं राइस हॉर्न कैटरपिलर या राइस केसवॉर्म। तो राइस का जो स्टेम बोरर होता है, दैट इज रेगुलर पेस्ट, जबकि राइस के अंदर जो ये हॉर्न कैटरपिलर या जो केसवॉर्म है, ये ओकेजनली आते हैं। ओके, सेकंड आते हैं हमारे पास सीजन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो एक होते हैं हमारे पास सीजनल पेस्ट, एक होते हैं परसिस्टेंट पेस्ट, एक होते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। तीनों में फर्क क्या होता है, सीजनल तो नाम से पता लग रहा है किसी पूरे साल के अंदर किसी एक सीजन के अंदर ये आएंगे। ये हमने पहले भी बात की थी कि अगर मान लो सर्दियों के अंदर नवंबर दिसंबर के टाइम पर ये अटैक करते हैं, तो ये हर साल नवंबर दिसंबर के अंदर ही आएंगे। अगर ये जून जुलाई में करते हैं, तो ये जून जुलाई के अंदर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या पढ़ते हैं हम सीजनल पेस्ट के अंदर, रेड हेयरी कैटरपिलर। जैसे हमने पढ़ा कि उसने जो रेड हेयर्स करवाए हैं, वो सीजनली रेड हेयर्स करवाते हैं अपने, ठीक है। तो ग्राउंड नट के अंदर जो रेड हेयरी कैटरपिलर होता है, ठीक है, ग्राउंड नट में या फिर मेज के अंदर, तो वो जून जुलाई के अंदर अटैक करता है, तो उसका फिक्स है वो इसी सीजन के अंदर ही आएगा। ओके, एंड सेकंड इज द परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या होते हैं कि जो हमेशा परसिस्टेंटली लगातार वो उस क्रॉप के ऊपर ही मिलेंगे आपको, विच अकर्स परसिस्टेंटली ऑन अ क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। तो इसका और इसका एक तरीके से मतलब सेम हुआ हमारे पास, जो हमने रेगुलर पढ़ा। रेगुलर के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था, कि ऐसे पेस्ट जो उस पर्टिकुलर क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन के अंदर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पेस्ट बोलते हैं। और परसिस्टेंट के अंदर भी वही चीज है, जो परसिस्टेंटली यानी हमेशा उस क्रॉप के ऊपर रहते हैं पूरे साल तक, ठीक है। तो ये इस दोनों के अंदर एग्जांपल हमारे पास सेम आ जाएगा, चिली की थ्रिप्स आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज द स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट विच अकर इन अ फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज ड्यूरिंग सम पीरियड। तो कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो कुछ अलग अलग आइसोलेटेड लोकेलिटीज के अंदर वो आपको मिलेंगे, ठीक है। ओकेजनली सीरियस डैमेज करते हैं ये, कि अगर फिक्स नहीं होती इनकी लोकेलिटीज, ये कुछ कुछ लोकेलिटीज के अंदर आपको मिल जाते हैं कि इस एरिया में पहुंचा दिया नुकसान। कुछ टाइम बाद वो इरेगुलर रहते हैं, मतलब उनका ना तो कोई टाइम फिक्स होता है कि वो जून जुलाई में ही आएंगे, और ना उनका कोई एरिया फिक्स होता है। ओके, तो ये कुछ आइसोलेटेड लोकेलिटीज के अंदर अटैक करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, राइस ईयर हेड बग या फिर मैंगो शूट बोरर। तो जो मैंगो होता है वो क्या होता है, स्पोरेडिक होता है। मैंगो शूट बोरर जो होता है, दैट इज स्पोरेडिक, क्योंकि इनका ना तो कोई एरिया फिक्स रहा, कोई भी आइसोलेटेड लोकेलिटीज ये ले लेते हैं, ना इनका कोई सीजन फिक्स होता है कि किस सीजन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत इरेगुलर टाइम पीरियड सा चलता है। तो फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज किसी फ्यू पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये उसके अंदर डैमेज कोज करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है मैंगो शूट बोरर। ओके, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी बनाई जाती है, दैट इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इन्फेस्टेशन, कि कितना ज्यादा वो
इंटेंसिटी से अटैक कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो इन्फेक्शन कर रहे हैं, है ना? कितने ज़्यादा वो उस क्रॉप के ऊपर अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर हमने 2 में डिफ़रेंस मैंने आपको बताया हुआ है, एक्चुअली हमने 3 में बात की थी ना, एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक जो होती है, ये हमेशा जिस भी रीजन के अंदर होंगी, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आते हैं ये, है ना? बहुत डैमेज करके जाते हैं, जहाँ पर भी आएँगे बहुत सीवियर फॉर्म के अंदर आके अपना अटैक करेंगे, ठीक है? तो पेस्ट व्हिच अकर इन द सीवियर फॉर्म इन अ रीजन और लोकेलिटी जिसके अंदर भी होंगे एट अ पर्टिकुलर सीजन, जिस भी सीजन के अंदर वो आए, जो भी एरिया में वो आएँगे, द मेन थिंग कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म के अंदर आएँगे, वो थोड़ा बहुत लॉस नहीं करेंगे, वो हमेशा बहुत मैक्सिमम लॉस करके जाएँगे। ओके, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रेड हेयरी कैटरपिलर आ जाता है मेज़ के अंदर। ओके, मानसून के टाइम पे अगर इसका अटैक होता है तो बहुत एपिडेमिक फॉर्म के अंदर होता है, बहुत सीवियर डैमेज कॉज़ करके जाता है उस क्रॉप को। ओके, अगला होता है एंडेमिक। एंडेमिक में मैंने आपको बताया था इन, एंडेमिक को किससे याद रखना है? एन, नाम इसके अंदर आ रहा है ना इन, तो यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही है ये। किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर रीजन, कोई भी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ही कन्फाइंड है कि अगर कोई चीज अगर राजस्थान की है तो राजस्थान में अटैक कर रही है तो वो पेस्ट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के उस एरिया में ही अटैक करेगा। अगर वो छत्तीसगढ़ का है, रायपुर का है, तो वो रायपुर की ही क्रॉप्स में अटैक करेगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं करेगा। राइट, सो ये इस क्या होता है, एंडेमिक होते हैं पेस्ट विच आर रेगुलरली कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, जो उस पर्टिकुलर एरिया तक ही रहते हैं। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा पहले ही मदुराई वाला बताया था कि राइस का जो गॉल मिड होता है, ये सिर्फ मदुराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही डैमेज कोज करता है। एंड सेकंड इज जो मस्टर्ड के जो एफिड होते हैं नॉर्थ गुजरात के लिए होते हैं एंडेमिक, इस पर्टिकुलर लोकेलिटी के ऊपर ही डैमेज करते हैं आगे। ओके, अब आता है माइग्रेंट। माइग्रेंट का हमें मतलब पता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होके जाते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेंट क्या होता है, ये पेस्ट जो होता है ये हाईली मोबाइल होते हैं, मोबाइल यानी बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि दिस पेस्ट आर हाईली मोबाइल एंड कैन इन्फेस्ट द क्रॉप्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द मूवमेंट, है ना? तो मूवमेंट के टाइम पे जैसे हम पढ़ते हैं लॉकस्ट जो सबसे ज्यादा अटैक करके गया था लास्ट कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम पहले, है ना? तो लॉकस्ट जो होती है, जो टिड्डी का अटैक हुआ था, तो ये क्या होता है, ये माइग्रेटरी पेस्ट होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते वक्त रास्ते में जो जो इनकी फील्ड इन्हें दिखती है, ये उसको हैवी डैमेज कॉज करते करते चले जाते हैं। एक जगह रुकते तो है नहीं, ये लगातार मूवमेंट करते हैं, तो ये अपने मूवमेंट के टाइम पे शॉर्ट पीरियड्स के लिए जो भी क्रॉप इनको मिलेगी, ये उसको क्या करते हैं, डैमेज करके जाते हैं। ओके, सो ये हो गया, हमारे पास इतनी कैटेगरीज हमने पढ़ ली। इसके अलावा देखें तो हमने ये भी बात की थी, ये सब मैंने इसीलिए इकट्ठा लिखा हुआ है ताकि हम सिर्फ क्वेश्चन, हमने पहले ही बात की थी कि सिर्फ जो क्वेश्चन है हम सिर्फ उस पर फोकस नहीं करेंगे, हमें उससे मिलता जुलता जो भी मिलेगा कंसेप्ट, हम सबकी कंबाइंडली बात करेंगे। ओके, क्योंकि हम एक साथ उन्हें पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज एग्जाम के अंदर याद रखनी बहुत ईजी रहेगी। ओके, तो चलिए, हमने डैमेज पोटेंशियल के अंदर हमने आपको यही चीजें बताई थी कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, डैमेज बाउंड्री, ईआईएल, ईटीएल। एक बार वापस बता देती हूँ, तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन नाम में पता लग रहा है कि जनरल पोजीशन उनकी बताने को, जनरल पॉपुलेशन क्या रहती है उनकी, तो एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहती है उस इंसेक्ट की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम देखें तो एक एवरेज इतना तो रहता ही है ना? जैसे अगर आपने पिछले 6 महीने का डाटा देखा कहीं पे भी, तो आपने देखा कि इसकी पॉपुलेशन ये 2000 तो रह रही है, फिक्स है, 2000 तो रहती है एवरेज। अब इससे बढ़ती कितनी है, जाती कितनी है, वो नहीं है, लेकिन एवरेज इतनी आपको मिल रही है। तो दैट इज द जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंसेक्ट की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन टेंड टू फ्लक्चुएट। बाकी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है, बट एक ऑन एंड एवरेज अगर हम देखें तो इतनी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ओके, ये चीज हो गया। सेकंड आती है हमारे पास डेफिनेशन डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री का मतलब होता है कि सबसे लो लेवल का डैमेज हम उसका क्या मेजर कर सकते हैं, है ना? सबसे लोवेस्ट डैमेज वो कितना कर सकती है, दैट इज उसकी डैमेज बाउंड्री बोलेंगे हम। ओके, इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल और ईटीएल। ईटीएल तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी जिसके ऊपर आपको कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना है, कि जैसे ही पेस्ट किया इंसेक्ट की पॉपुलेशन इतनी पहुंच जाती है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल मेजर वहां पर आपको लगाना है कि उससे ज्यादा अगर हो गया तो वो डैमेज कॉज कर देगा। तो इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी जिसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई किया जाता है ताकि इकोनॉमिक लॉस से हम बच सकें, इकोनॉमिक डैमेज से हम बच सकें, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमेशा इंजरी लेवल से कम होता है, क्योंकि अगर आपने थ्रेशोल्ड लेवल ईटीएल पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल किया तो उसकी पॉपुलेशन कहाँ पहुंच जाती है, ईआईएल पे। तो ईआईएल की डिफाइन हम क्या देते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल की, कि ऐसी सबसे लोवेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन जो कि इकोनॉमिक डैमेज कोज कर सकती है,
दैट इज द EIL। तो ETL हमेशा इससे कम ही रहेगा। ETL पे कंट्रोल कर लो आप, नहीं किया तो फिर वो EIL पहुंच जाएगा। EIL वो लोवेस्ट पॉपुलेशन होती है जो इकोनॉमिक डैमेज कोज करेगी। ओके अब इन सारे टर्म्स के बेसिस पर ही हमें ये दिया जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट की पेस्ट कौन से होते हैं, जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट होते हैं, इनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, है ना। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हमेशा जो इनकी जनरल पॉपुलेशन जो रहती है, जनरल इनकी जो पोजीशन रहती है, जीईपी जो होती है, वो हमेशा EIL से ऊपर ही होती है। जीईपी इज ऑलवेज जीईपी लाइज ऑलवेज अबव द EIL। तो हमेशा जब इंजरी लेवल से ऊपर उसकी जनरल पॉपुलेशन चल रही है, जनरल पोजीशन चल रही है, तो उसके ऊपर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसको। ठीक है, तो इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन में ब्रिंग द पॉपुलेशन टेम्परेरी, भले ही आप उसको थोड़ा बहुत नीचे ले सको, बाकी आप लॉस से उसको नहीं बचा सकते। आप भले उसमें लगातार स्प्रे करके थोड़ा बहुत डैमेज को कम कर सकते हो, अदरवाइज डैमेज तो कंफर्म उसमें होगा ही। तो सबसे सीवियर पेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो आता है कैबेज का डायमंड बैक मोथ। ये हमने वापस डिस्कस पहले भी किया हुआ है। तो की पेस्ट के अंदर हम एग्जांपल क्या पढ़ते हैं, की पेस्ट सबसे मेजर होते हैं, सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले होते हैं। इसके अंदर जो उनकी जनरल सबसे ज्यादा डैमेज, देखो सीधी सी बात है, कौन करेगा? जिसकी जनरल पॉपुलेशन ही इतनी है कि वो इंजरी लेवल से ऊपर ही चल रही है, तो हम नहीं कर पाएंगे उसको कंट्रोल। सो दैट इज द डायमंड बैकमोथ कैबेज का। ओके सेकंड, इसे नीचे ही उसकी मतलब इंजरी वाइज ही दिया हुआ लाइन में ना, सबसे ज्यादा डैमेजिंग होगी। इसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट के अंदर हमने डिफिनेशन के अंदर भी आया था कि इसके अंदर जो इसका जनरल जीईपी जो होता है, जीईपी जो होता है वो EIL के बहुत पास होता है, लगभग इक्वल सा होता है। जो इसकी जनरल पोजीशन होती है वो EIL के बहुत क्लोज होती है, या कभी कभी उसके साथ कोइंसाइड कर जाती है, उसके बराबर होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसके लगभग इक्वल होती है। तो इसके अंदर क्या चीज होता है, इसके अंदर आपको लगातार रिपीटेडली कंट्रोल मेजर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो EIL को जैसे EIL पे पहुंची, उसको क्रॉस करे, तो डैमेज बढ़ जाएगा। तो इस पे आपको कंटिन्यूसली रिपीटेड स्प्रेज, केमिकल्स आपको देने ही पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके इसके अंदर हमारे पास आता है कॉटन जेसिड और राइस के स्टेम बोरर। राइस का स्टेम बोरर हमने किस में पढ़ा था? हमने रेगुलर पेस्ट के अंदर पढ़ा था। ओके नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा और कम लॉस करने वाले कौन से आते हैं? दैट आर द माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट जो होता है, इसके अंदर इनकी जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो EIL को रेयरली क्रॉस करती है। माइनर है, छोटे हैं, तो उनकी जनरल पोजीशन बहुत रेयरली क्रॉस करती है उसे, है ना। तो लेकिन वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ETL के आसपास फ्लक्चुएट करती है वो इसकी पॉपुलेशन। ओके और इसके अंदर मतलब आप इंसेक्टिसाइड वगैरह करोगे तो आप आराम से मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हो। डैमेज होगा बट बहुत माइनर है, तो बहुत माइनर 5 to 10% लॉस होगा, अदरवाइज इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है राइस हिस्पा। देखो मेजर और माइनर दोनों के अंदर कॉटन और राइस के एग्जाम्पल है। मेजर में कॉटन का तो जैसिड है, और माइनर में कॉटन का स्टेनर है। ऊपर जैसिड है, नीचे स्टेनर है। और राइस के अंदर मेजर में स्टेम बोरर है, और माइनर के अंदर क्या है? राइस हिस्पा है। ओके तो हमें इसको हमेशा जब भी देखो, एंटो और पैथो ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बहुत लिंक कर करके याद रखना पड़ेगा। अलग अलग से याद रखोगे तो हमेशा भूल जाओगे। कॉमनली करके याद रखो कि ये एग्जांपल हमने कहाँ कहाँ चीजें ये पढ़ी है, तो उसको कॉमनली कंबाइन करके याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की राइस स्टेम बोरर, आपने मेजर के अंदर भी पढ़ा, आपने रेगुलर पेस्ट में भी पढ़ा। तो रेगुलर आ जाए चाहे मेजर आ जाए, दोनों में इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल रहेगा हमारा राइस का स्टेम बोरर। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेग्लिजिबल पेस्ट। ये नहीं पूछेंगे इतना आज आपसे, ये नहीं पूछा जाता। पोटेंशियल पेस्ट की बात करते हैं। पोटेंशियल पेस्ट जो होते हैं, हमने कहा था पोटेंशियल कि आप पे पोटेंशियल है अगर आप करो तो, राइट। तो पोटेंशियल पेस्ट क्या होता है कि ये अभी डैमेज कोज नहीं कर रहे हैं, अभी कोई भी तरीके का डैमेज कोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी एनवायरमेंटल चेंज होता है, कुछ भी इकोसिस्टम में चेंज आता है, और इनके अंदर वो इन्फेक्शन करने वाली एबिलिटी जाग जाती है, ठीक है, कि इनके अंदर वो इनका माइंडसेट हो गया, नहीं भाई हमें तो डैमेज करना है, तब ये डैमेज कॉज कर देंगे। ठीक है, तो करंटली डू नॉट कॉज, नॉर्मली नहीं करते कोई डैमेज, हेंस दे आर नॉट द पेस्ट। प्रेजेंट के लिए ये पेस्ट नहीं है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं डैमेज, लेकिन अगर उनके इकोसिस्टम में कुछ भी चेंज आ गया, तब क्या होगा? वो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर देंगे। तो जब पोटेंशियल है कि अभी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इनकी जनरल वाली जो पॉपुलेशन रहती है वो हमेशा EIL से कम ही रहती है, ऑलवेज कम रहेगी, क्योंकि इंजरी नहीं कर रहे हैं, ये उनसे हमेशा कम रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक के अंदर क्या होता है कि इनकी भी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो EIL से कम ही रहती है। कभी कभी स्पोरेडिक में क्या आ गया, कभी कभी ये उसको EIL को क्रॉस कर देंगे, और जब भी क्रॉस किया तो डैमेज कर देंगे। यानी जनरली नीचे ही रहते हैं, कभी कभार से कुछ आगे इनका मूड बन गया, यार अभी ना कुछ चेंज हुआ है कंडीशन, अब हम डैमेज करेंगे, कभी कभी करते हैं। तो समटाइम्स इट क्रॉसेस द EIL एंड कॉजेज द लॉस।
इसमें आता है हमारे पास शुगर केन पायरिला, व्हाइट ग्रब या हेयरी कैटरपिलर। हेयरी कैटरपिलर भी हमने पीछे कहाँ पढ़े थे इसके अंदर, याद कीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वापस। याद आया? ये देखिए, हेयरी कैटरपिलर हमने पढ़ा था यहाँ पे, सीजनल पेस्ट होता है रेड हेयरी कैटरपिलर जो होता है। रेड हेयरी कैटरपिलर हमने पढ़ा ग्राउंडनट के अंदर, ये क्या होता है, ये सीजनल पेस्ट होता है। ठीक है, सीजनल पढ़ा। और जो ये रेड हेयरी कैटरपिलर मेज के अंदर होता है, ये एपिडेमिक पेस्ट भी होता है। तो हेयरी कैटरपिलर का एग्जांपल आपको कितना याद रखे, 3 जगह याद रखेंगे हम। सीजनल पेस्ट में भी आ जाएगा रेड हेयरी कैटरपिलर, एपिडेमिक में भी आ जाएगा हमारे पास, और अभी हम किसका पढ़ रहे हैं इसको, हमारे पास किस में आएगी, स्पोरेडिक पेस्ट पे भी है। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं कि जिनकी जनरल पोजीशन जो होती है वो EIL से कम ही रहती है, कभी कभी ये उसको क्रॉस कर देंगे और सीवियर डैमेज कॉज कर देंगे। ओके, अब आते हैं सेकेंडरी पेस्ट। सेकेंडरी पेस्ट जो होते हैं, दीज पेस्ट आर यूजुअली केप्ट अंडर द एडिक्वेट कंट्रोल बाय द नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज से कंट्रोल में ये रहते हैं सेकेंडरी पेस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो इनके जो इनको खाने वाले जो भी नेचुरल एनिमीज हैं इनके, उनसे कंट्रोल में ये रह जाते हैं, बट कैन इंक्रीज। लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई या उनसे कंट्रोल नहीं हुआ है तो ये इकोनॉमिक लॉस कर देंगे, है ना। क्योंकि तभी तो बोलते हैं कि जो भी आप इंटीग्रेटेड में चला रहे हो, इंटीग्रेटेड के अंदर हम जो बायो कंट्रोल एजेंट वाला पढ़ते हैं हम, कि उससे हमें कंट्रोल करना है पेस्ट को, तो उसमें हमें यही देखना होता है कि जब भी आप कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज करो, कोई भी केमिकल यूज करो, तो उस चीज पे ये चीज ध्यान रखनी होती है कि वो जो केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं या जो भी टेक्निक हम टूल लगा रहे हैं, उससे उसके नेचुरल एनिमीज को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नेचुरल एनिमीज खत्म हो गए हैं तो आपके पेस्ट की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो नेचुरली उसे कंट्रोल करके रख रहे हैं, बिना कोई पोल्यूशन फैलाए, बिना कोई केमिकल इफेक्ट डाले अपना, वो नेचुरली कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए हमें जो सेकेंडरी पेस्ट होते हैं, इनको नेचुरल एनिमीज जो होता है वो कंट्रोल करके रखते हैं। और अगर कोई भी आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से नेचुरल एनिमीज कम हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, तो इकोनॉमिक लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, सीवियर पेस्ट हम किसे बोलेंगे, सीवियर पेस्ट दे हैव द EIL बिलो द, बस वही चीज है, सीवियर तो वही होंगे ना कि जिनकी जनरल पोजीशन ही EIL से अबव रहती है, तो इनके लिए आपको रेगुलर इंसेक्टिसाइड वगैरह लगाने पड़ेंगे। बाकी डेफिनेशन के अंदर आपको ये 4 डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, 3 हो गए, पोटेंशियल पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आती है डिजीज की कैटेगरीज बतानी। अब डिजीज किस किस तरीके की हमारे पास होती है, तो देखो जैसे अगर हम प्लांट पार्ट के हिसाब से बात करें तो ये बहुत सिंपल है। देखो, प्लांट पार्ट के हिसाब से अफेक्ट करे तो हम बोलते हैं कि एक तो पूरे प्लांट को अफेक्ट करे, कोई पूरे प्लांट को अफेक्ट करेगी, और एक सिर्फ मान लो कि सिर्फ लीफ को करके गई है, सिर्फ रूट की डिजीज है, रूट के अलावा वो कहीं अफेक्ट नहीं करती है, तो इस बेसिस पे हो गया। तो जो लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि इफ दे इफेक्ट ओनली द स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उसे हम क्या बोल देंगे, लोकलाइज्ड डिजीज बोल देंगे। ओके, और सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है कि पूरे प्लांट को अफेक्ट कर रही है, वो कोई एक पार्ट नहीं है, पूरे प्लांट को वो अफेक्ट कर रही है, तब हम बोलेंगे उसको द सिस्टेमिक डिजीज। तो जैसे कि लोकल के अंदर तो कैसे आ जाएगी, रूट डिजीज होती है, स्टेम डिजीज होती है, फोलियर डिजीज होती है, ये लोकलाइज्ड हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ही अफेक्ट हो रहा है। ओके, सेकंड कैटेगरी जो आती है बेस्ड ऑन द परपेचुएशन एंड स्प्रेड, यानी कि किस तरीके से वो आई है, उनका अकरेंस कैसे हुआ है, किस तरीके से वो स्प्रेड होती है, कौन से पार्ट से। तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो सॉइल बोर्न है, सीड बोर्न है या एयर बोर्न है ना। तो सॉइल बोर्न, जब भी कोई पैथोजन जो होता है वो अपनी जो ग्रोथ कर रहा है, वो जो जर्मिनेट हुआ है या वो ग्रो करा है, ठीक है, तो वो कहाँ से मेनली हुआ है, सोइल के थ्रू करता है, वो सॉइल के थ्रू स्प्रेड होता है, सॉइल के थ्रू उसका आगे मूवमेंट चलती है, वो बढ़ता है आगे। ठीक है, सीड, अगर वो सीड के थ्रू फैल रहा है, सीड के थ्रू ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अगर वो एयर के थ्रू होता है तो एयर में आ जाता है। एयर बॉर्न के अंदर जो सबसे मेन आते हैं हमारे, वो होते हैं रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू। रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, क्योंकि रस्ट में भी हमने पढ़ा रेड रेड कलर के स्पोर्स होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू में तो पाउडर होता ही है, तो ये क्या होता है, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन। तो हमने साइन और सिम्टम दोनों के डिफरेंस की बात करी थी, तो साइन और सिम्टम के हिसाब से देखते हैं तो वो अलग अलग होती है हमारी। रस्ट हो गई, स्मट हो गई, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, कैंकर, रोट, लीफ स्पॉट, तो ये सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो इसके साइन और सिम्टम के बेसिस पे हमारी ये सारी डिजीज की कैटेगरीज हो जाती हैं। ओके, इसके बाद बात की जाती है, अगर हम होस्ट की बात करें तो किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज है, वो सारे के सारे सीरियल, सारे के सारे अनाज को अफेक्ट कर रही है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट क्रॉप्स के लिए होती हैं। तो अगर होस्ट प्लांट के हिसाब से बात करें तब हम क्या बोलेंगे, सीरियल की डिजीज है, फोरेज क्रॉप की डिजीज है, फ्लैक्स की डिजीज है, मिलेट्स की है, तो ये सब आप लिख सकते हो इसमें।
उसके बाद अगर मेजर कॉजेज़ की बात करते हैं, तो कॉजेज़ के हिसाब से फंगल की डिज़ीज़ है, बैक्टीरिया की डिज़ीज़ है, वायरस की है, माइकोप्लाज़्मा की है, ये कैटेगरी बना दी। उसके बाद आती है इन्फेक्शन प्रोसेस कि अगर वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ कि अगर डिज़ीज़ है, ठीक है? वो ट्रांसमिट हो जाती है, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो अपने आप फैल जाती है कॉन्टैक्ट में आते, तो वो इन्फेक्शियस हो गई। जैसे वायरस वायरॉइड्स के थ्रू होगी, तो ये क्या होती है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन कर जाती है, तो इन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस होती है कि जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। एक प्लांट में है, ठीक है, उसके अंदर रहेगी। जैसे कि इन्फेक्शियस के अंदर जैसे कोई आपके न्यूट्रिशन सोर्स की वजह से हो गई है या कोई इंजरी की वजह से उसके अंदर हो गई है। अगर ठीक है, वहाँ पे 10 एक में हो रही है, तब आप उसको क्या बोलोगे? जैसे अलग-अलग आपके प्लांट्स हो गए, इसमें हो गई है लेकिन वो किसी और में नहीं फैल रही है, वाली है। ओके? चलिए, इसके बाद आप ये भी बना सकते हो, ये सब वही है जो हमने उसमें पढ़ा, वही हमें इसमें लिखना है। उसमें बस हमने पेस्ट लिख दिया था, इसमें हमने डिजीज़ लिख दिया। एंडेमिक ऐसी डिजीज़ जो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही होती है, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर लोकेशन। एपिडेमिक यानी कि बहुत जहाँ पे भी होगी वो बहुत सीवियर फॉर्म के अंदर फैलेगी वो, ठीक है? स्पोरेडिक हमने पढ़ा जो इर्रेगुलर होती है, कोई भी आइसोलेटेड कंडीशन में कभी भी हो सकती है। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, इसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती है। और पेंडेमिक जब कोई भी डिजीज जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैल जाती है, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो फैल जाती है, तब हम उसे बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज। ओके, पढ़ ली हमने, बहुत सारी डिजीज पढ़ ली, तो अगर आपके 10 मार्क्स में भी आए हम तो भी लिख सकते हैं आप, है ना? ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। अब आप कैसे उसको डिटेक्ट करोगे कि यहाँ पर पैथोजन है, कैसे उसको डायग्नोस करोगे? डायग्नोस करने का मतलब वही होता है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं ना, आपको बोलते हैं कि आप सांस लो, तो वो डायग्नोस कर रहा है कि क्या डिजीज है ना? तो सेम हमें इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के लिए किस तरीके से डायग्नोस किया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले होता है रूट और ट्यूबर डैमेज, आप चेक करते हो कि रूट्स वगैरह क्या चेक हुई हैं, तो वो डिटेक्ट करने का मेथड होता है। ठीक है, तो अगर जैसे रूट डैमेज आप चेक करोगे, रूट कितनी हुई हैं, फिर उसमें देखोगे इससे कई इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं, वो रूट के ऊपर फीड कर देते हैं। एडल्ट वगैरह होते हैं, वो उनका जो अंदर लिक्विड होता है, सेल सैप होता है, वो उसको सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि वहाँ पे अलग-अलग पैच दिखते हैं आपको, उससे पता लग जाता है। विल्ट हुआ है, ड्राई हुआ है, उसकी वजह से हमें आइडिया लगेगा कि अच्छा वहाँ पर विल्टिंग वगैरह हो रही है, अलग-अलग पैची फॉर्म में हो रही है। कुछ-कुछ जगह अटैक हो रहा है, लीव्स येलो हो रही हैं, है ना? तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम किसके होते हैं ये, जैसे कि रूट ग्रब के, होलोट्राइका के, ठीक है? व्हाइट ग्रब वगैरह इनके सिम्पटम होते हैं जैसे ये, ठीक है? उसके अलावा ये सारी लिखनी ज़रूरी नहीं, जो-जो भी आपको याद रहे इसके अंदर, ठीक है? उसके अलावा जैसे आ जाता है हमारे पास अभी जैसे देखिए ये लिख रखा है इसके अंदर, टनल्स ऑन द सूडो स्टेम, ठीक है? जो आपकी सूडो स्टेम होती है उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो टनल इस तरीके से रास्ता बनाता है स्टेम के अंदर, ऐसे पूरी टनल दिखती है वो वैसी बनी हुई, और लास्ट में जाके वो प्लांट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है वो, ठीक है? ये चीज़ हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जैसे बनाना का राइज़ोम वीविल, ओके? इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि विल्टिंग और ड्राइंग होती है प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे एंट्स की प्रेजेंस की वजह से, तो वो किसकी वजह से? रागी रूट एफिड की वजह से हो जाती है। ओके, ये हो गया हमारे पास। गॉल्स बनने लग जाती है स्टेम पे, ठीक है? जैसे टोबैको स्टेम बोरर की वजह से वहां पर क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है उस पार्ट के अंदर, वहां पे गॉल फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से पूरा वो फूल जाता है, वहां पे गॉल्स बन जाते हैं ट्यूमर की तरह, ठीक है? ये चीज हो जाती है। इसके अलावा जैसे लीफ के डैमेज की बात करें तो लीफ के अंदर माइंस बन जाती हैं, इसी तरीके से लीफ के ऊपर आपको टनल जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे माइनिंग दिखती है, जैसे पूरी टनल बन जाती है, तो वो लीफ माइनर की वजह से होता है ग्राउंडनट वगैरह के अंदर। और इसके अलावा डीफोलिएटर होते हैं। डीफोलिएट का मतलब क्या होता है? लीव्स का गिर जाना सारी की सारी। तो लार्वा जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा उनका क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो खत्म कर देते हैं वो, ठीक है, फीड करके। और इसके अंदर हमारे पास आते हैं कैस्टर सेमी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? लीफ के अंदर वेब बनाते हैं, जाल बनने लग जाता है लीफ के ऊपर, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है लीफ वेबर ऑफ ग्राउंडनट, है ना? तो उनके नाम से आपको जो-जो नाम से याद रहे ना सिम्पटम, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि वो चीज़ें हम देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस इंसेक्ट ने किया होगा। तो अगर ग्राउंडनट की लीव्स के ऊपर आपको इस तरीके से जाल दिखने लग गया है, वहाँ पे सिल्क के थ्रेड से बनने लग गए हैं जाल, तो आप बोल सकते हो कि ये लीफ वेबर की वजह से हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा जैसे आप बोलो इसके अंदर कि लीफ फोल्डर है, तो कॉटन लीफ फोल्डर, राइस फील्ड राइस
राइस लीफ फोल्डर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, टिप से लेकर बेस तक वो पूरी लीफ इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो वो हो गया। गॉल्स बनने लग जाते हैं, मैंगो गॉल फ्लाई वगैरह, तो इसके अंदर क्या होती है, फ्लावर बड वगैरह में बहुत एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाती है वहाँ पे उस पार्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा होल्स बनते हैं, स्क्रैपिंग हो जाती है, आउट ग्रोथ होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें देखकर हम कर सकते हैं। जैसे फ्रूट डैमेज की अगर हम बात करते हैं, तो स्पॉट आने लग जाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, मैंगो फ्रूट फ्लाई, कि अगर मैंगो की जो सरफेस है उसके ऊपर आपको मतलब ऐसे पंक्चर दिख रहे हैं, अंदर कुछ पिन मारी हुई है, पंक्चर दिख रहे हैं, वहाँ पे स्पॉट दिख रहे हैं आपको, तो आप बोल सकते हैं मैंगो फ्रूट फ्लाई है। अगर वहाँ पे हमें जैसे होल्स दिख रहे हैं, कोई एक्सक्रीटा नहीं है उनका, सिर्फ होल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, टमाटो के बाहर, तो टमाटो फ्रूट बोरर के काम हो सकते हैं ये। और सीड डैमेज की अगर आप बात करो, तो आप इस कुछ अराउंड से, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है ना हमारा अगर ये, तो इसके अंदर आप 6 कोई भी 6-7 पॉइंट्स आप लिखो अच्छे से ना, इसके अंदर की क्या सिम्पटम आ रहा है और उसका एग्जांपल आप लिख दो, तो इतना सफिशिएंट होगा। तो इन सब में से आपको जो भी इजी लगे आप वो लिख सकते हो इसमें। सीड डैमेज की बात करें, जैसे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, तो सीड फीडर हो गए, ठीक है। तो लार्वा जो होता है वो स्टोर्ड सीड के ऊपर फीड करते हैं। इंटरनल फीडर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ग्रेन से ले रहे हैं, अगर वो ग्रेन का सैप ले रहे हैं, वो तो निम्फोरेडल जो होते हैं, वो जो मिल्की ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर से वो जो जूस होता है उनका, उनको सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपके चैफिक खोखले हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ रहता नहीं है उसके अंदर। चैफिक ग्रेन्स, तो इसके अंदर एग्जाम्पल होता है राइस का गंदी बग हो गया, सॉर्गम मेज हो गई। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है जो यंग प्लांट्स होते हैं, है ना, जो यंग यंग प्लांट पार्ट्स होते हैं, तो उनसे ये अपना उनका सैप वगैरह ये सक कर लेते हैं। ओके, और बस इसके अंदर हमारे पास क्या जाता है, प्लांट होपर आ गया, इसके अंदर पैडी लीफ होपर आ गया, राइस लीफ होपर, कॉटन के एफिड आ गए हैं, तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल रह जाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इनकी इरेज कर देती हूँ। ओके, चलिए, अब हमें बताना है कि अलग-अलग आपको बायो एजेंट्स बताने हैं, कुछ आईपीएम आईडीएम के अंदर हम जो बायो एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक आता है, जैसे बैक्टीरियाज़ हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरियाज़ के अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं? बैसिलस सबटिलिस होता है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है, ये बहुत फिक्स एग्जांपल्स हैं, तो हमें ये अच्छे से याद रखने हैं। बैसिलस सबटिलिस और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये बैक्टीरिया हो गया। फंगस के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ होती हैं, ये बेसिलियोमाइसिस अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ ट्राइकोडर्मा फिक्स है हमारा। ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज होती हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी हो सकता है, ट्राइकोडर्मा की और भी अलग-अलग स्पीशीज हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज करते हैं, कोई भी सॉइल या सीड बोर्न अगर कोई फंगल या बैक्टीरियल डिजीज है या कोई निमाटोड है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम इन बैक्टीरिया फंजाई का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग भी लिख सकते हैं, जैसे आपने बैक्टीरिया का लिख दिया पहले कि ये बैक्टीरिया के अंदर हम बैसिलस सबटिलिस सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को इनको हम यूज करते हैं सीड बॉर्न सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज के लिए या निमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए, और फंगस के केस में हम ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज को या पिसिलियोमाइसिस की स्पीशीज को यूज किया जाता है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इसके कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक होता है वायरस, होता है हमारा बैक्टीरिया फंगस, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस के अंदर हमारा होता है एनपीवी। एनपीवी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पूछ लिया अगर आपसे, तो ये होती है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। क्या होती है? न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो ये एक मेजरली यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट होता है पेस्ट का। स्पेशली किसका होता है ये? जैसे उसमें तो था कि ठीक है, कोई भी सॉइल बोर्न सीड बोर्न आपकी है फंगल या बैक्टीरियल, ये जो होते हैं ये मेनली जो आपके लेपिडोप्टेरास होते हैं। लेपिडोप्टेरा जिसमें मोथ, बटरफ्लाइज ये सब आते हैं आपके, जिनके कैटरपिलर होते हैं मेनली, है ना। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, यानी लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास किसका यूज किया जाता है? एनपीवीज का यूज किया जाता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, या इवन अगर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वाइवा में भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एनपीवी क्या होता है, तो एनपीवी इज द न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये एक तरीके का वायरस होता है जिसे हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, किसके लिए? लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, लाइक मोथ एंड बटरफ्लाई। ओके, जैसे इसमें आ जाता है हमारे पास एग्जांपल स्पोडोप्टेरा लिटूरा जो कि टोबैको बोलवर्म का नाम, कटवर्म का नाम है। हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा कॉटन बॉलवर्म है। पल्सिस का पॉड बोरर, कैप्सिकम, ये जो बोरर्स होते हैं ये सारे लेपिडोप्टेरास होते हैं। ओके, इनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कॉटन के अंदर जैसे एनपीवी का यूज किया इन्होंने 200 लीटर वगैरह के रेट के ऊपर, तो इसको स्प्रे किया जाता है।
ओके। चलिए, इसके अलावा जैसे कुछ एक और मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा जो होता है ये लेपिडोप्टेरा पेस्ट का एग पैरासिटोइड होता है। पैरासिटोइड का मतलब भी हमने पढ़ा था। ये होस्ट इनका एक ही होता है लेकिन ये किल करके फीड करते हैं। ठीक है, तो ट्राइकोग्रामा की जो स्पीशीज है, ट्राइकोग्रामा एक छोटा वेस्प होता है, ठीक है, जो कि एग पैरासिटोइड होता है। किनका? लेपिडोप्टेरा पेस्ट का। लेपिडोप्टेरा के पेस्ट जो होते हैं उनके एग्स के ऊपर ये फीड करता है। एक होती है हमारी सिरफिड फ्लाई। सिरफिड फ्लाई जो होती है वो प्रिडेटर होती है एफिड्स के लिए। और इसके अलावा एक बीटी तो हम पढ़ते हैं, बीटी कॉटन, बैसिलस थिरुनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि कॉटन बॉलवॉर्म के लिए होता है। तो इतने सारे एग्जांपल्स हो गए हैं हमारे पास, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। 3 हमने यहाँ बात कर ली और 3 हमने पीछे देख लिए। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर इसके अंदर आती है हमारे पास कि आपको आईपीएम की कोई भी 2 केस हिस्ट्री बतानी है। इसके अंदर मैंने 3-4 देखी थी तो वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी है। तो आपको 2 केस हिस्ट्री इसके अंदर बतानी है। तो सबसे पहले एक आता है हमारे पास हुफाकर प्रोजेक्ट। हुफाकर प्रोजेक्ट जो होता है क्या है कि पहला मेजर आईपीएम का प्रोजेक्ट था ये यूएस के अंदर। मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ तो आपको लिखना इजी हो जाएगा, राइट। तो एक होता है हुफाकर प्रोजेक्ट। हुफाकर प्रोजेक्ट में क्या है, फर्स्ट मेजर आईपीएम का प्रोजेक्ट है ये, जो कि लगभग 1972 से 78 के बीच में चला था। इसने मेनली 6 क्रॉप्स को कवर किया था। इसमें 6 क्रॉप्स के ऊपर कवर काम किया था। अल्फा अल्फा, सिट्रस, कॉटन, पाइन, पॉम, स्टोन फ्रूट्स और सोयाबीन। ठीक है, अल्फा अल्फा, सिट्रस, कॉटन, पाइन, पॉम, ये जो मतलब जो स्टोन फ्रूट्स आ गए, और सोयाबीन, इनके ऊपर इसने काम किया था। द क्रॉप वर्ड सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया के हिसाब से क्रॉप को इन्होंने सेलेक्ट किया गया था। फर्स्ट, कुडेंट लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज्ड। इंसेक्टिसाइड का प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। वेरी हाई इन कॉटन एंड सिट्रस एंड वेरी लो, कि एक फिक्स नहीं हो रहा था उसके अंदर कि इंसेक्टिसाइड का एक ऑप्टिमम यूज नहीं हो रहा था। कॉटन में बहुत ज्यादा दी जा रही थी, सोयाबीन में बहुत कम दी जा रही थी। पोटेंशियल फॉर सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करना था इन्होंने, इस वजह से इन्होंने आईपीएम को लेकर आए थे। जैसे अल्फा अल्फा, सिट्रस, स्टोन फ्रूट्स, इनके अंदर इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल को लेके आना था। थर्ड रीजन था इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, पाइन्स के अंदर नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम को इन्होंने रिप्रेजेंट करना था। एंड एंटिसिपेटेड आउटकम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम से एक क्या आउटकम मिला इनको कि 40 to 45% जो है वो इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है जो पोल्यूशन कोज कर रही हैं, उनके अंदर रिडक्शन हुआ। यानी अप्रोक्सीमेटली 50% के अराउंड आप इंसेक्टिसाइड कम कर सकते हो इसके अंदर विद इन 5 year पीरियड, एंड 70 to 80% इन द 10 years, 10 साल के अंदर अंदर अगर इस चीज को पूरा अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने, तो इसके अंदर अराउंड 70 to 80% हम उस पोल्यूशन कोज करने वाले इंसेक्टिसाइड के यूज को कम कर सकते हैं। Advances were made in many aspects, implemented improved IPM strategies for all system। तो हुफाकर प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये पहला आईपीएम का प्रोजेक्ट था। कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। कब हुआ था? 72 से 78, 5 साल का इन्होंने देखा, राइट। उसके बाद इसके अंदर आता है, इसमें 6 क्रॉप्स थी। कौन कौन सी थी? अल्फा थी, सिट्रस थी, कॉटन, पाइन, पॉन आ गई, स्टोन फ्रूट्स और सोयाबीन। तो इसको किस लिए किया गया था, सिलेक्ट किस बेसिस पे किया गया था? जैसे मेनली कॉटन के अंदर और सोयाबीन के अंदर तो क्या था कि इंसेक्टिसाइड्स का प्रॉपरली यूज था ही नहीं। कॉटन में बहुत ज्यादा दिया जा रहा था, सोयाबीन में कम दिया जा रहा था, तो कुछ फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही थी। सेकेंड, इनका अल्फा अल्फा के अंदर, सिट्रस के अंदर, पॉम, स्टोन फ्रूट्स के अंदर इन्होंने क्या करना था? बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज करना था, उसका एप्लीकेशन करना था। ठीक है, और इनके अंदर एक नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना था पॉम के अंदर, पाइन्स के अंदर। ठीक है, अब इससे आउटकम क्या मिला कि 5 साल के अंदर अंदर 40 to 45% पॉल्यूशन कोज करने वाले इंसेक्टिसाइड के अंदर रिडक्शन आ गया है, और 10 साल के अंदर ये रिडक्शन 70 से 80% तक पहुंच गया। ओके, सेकेंड आता है हमारे पास कंसोर्टियम फॉर द आईपीएम। तो इसके अंदर क्या था कि a group of scientists under the leadership of P.L. Atkinson secured the findings for the second large स्केल लार्ज आईपीएम। सेकंड जो लार्ज स्केल हुआ था आईपीएम, वो किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था? पीएल एडकिसन के, पीएल एडकिसन की लीडरशिप के अंदर हुआ था सेकंड वाला। ये भी अमेरिका का है। इसका नाम दिया था इन्होंने कंसोर्टियम फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये हुआ था, वो देखो 78 तक चला था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 79 से स्टार्ट हुआ, 85 तक चला। इसके अंदर कौन सी थी मेजर क्रॉप्स? अल्फा अल्फा, एप्पल, कॉटन और सोयाबीन। उसमें 6 थी, इसमें 4 थी। ठीक है, अल्फा अल्फा और जो आपकी ये है क्या कहते हैं हम इसको, कॉटन। अल्फा अल्फा जो आ जाती है इसके अंदर, ये आपकी कॉमन है, अल्फा अल्फा कॉटन जो है इनके अंदर। इसके अलावा इसमें आ जाती है एप्पल, सोयाबीन भी कॉमन है, एक एप्पल अलग से आया है इसके अंदर। अल्फा अल्फा, कॉटन और सोयाबीन 3 कॉमन है, एक एप्पल न्यू आया।
It was claimed that the average adoption of IPM for the 4 crops was 66%. ठीक है, 66% ओवर 5.76 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर काम किया। मेन इंडिकेटर जो अडॉप्शन का था वो क्या था, द यूज ऑफ ETL एंड EIL लेवल। स्प्रे डिस्कशन के लिए ETL और EIL लेवल के ऊपर इन्होंने मेनली उसको इंडिकेटर थे उसके इस क्रॉप के ऊपर। ठीक है, और कि हाँ, उन्होंने मेन चीज़ इसके अंदर अडॉप्शन जो आईपीएम का इसका लिया इन्होंने, इसमें मेनली किस पे फ़ोकस किया उन्होंने, ETL और EIL के लेवल के ऊपर जो हमने बात करी, कि इसके बेसिस पर ही वो उसको स्प्रे का डिसीजन लेंगे, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। सिलेक्टिव पेस्टिसाइड देखा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ द लो डोसेज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड ये लेंगे, कि जो ज़्यादा रेंज के पेस्ट को कवर कर देना, कि हमें हर एक पेस्ट के लिए अलग से केमिकल ना यूज़ करना पड़े, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करी। अचीवमेंट इसकी क्या मिली, जेन्युइन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट द वीड साइंस और प्लांट पैथोलॉजी को इन्होंने इंटीग्रेट किया और इन्होंने आईपीएम के एडॉप्शन के ऊपर फोकस किया गया। 4 क्रॉप्स थी इसके अंदर, मेनली 66% जो इसका एवरेज अडॉप्शन था, कितने एरिया के ऊपर अडॉप्ट किया गया, 5.76 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर इन्होंने किया। 79 से 85 के बीच में ये चला और EIL ETL के ऊपर मेनली इसका फोकस रहा। ठीक है, एक जैसे एक इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर बात करें तो आईपीएम था कॉटन के ऊपर, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो हमारा ICR है, उसने स्पॉन्सर्ड किया था एक विलेज लेवल का आईपीएम प्रोजेक्ट चेक करने के लिए कि इसकी कितनी एफिशिएंसी है, कितना प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, कितना इकोनॉमिकली ये मतलब फायदेमंद है कोस्ट वाइज भी। ठीक है, कॉटन के ऊपर इन्होंने देखा पंजाब में 1957 के अंदर। ओके, इनिशियली 2 to 3 विलेजेस वर अडॉप्टेड, सबसे पहले 2 से 3 विलेज इन्होंने अडॉप्ट किए, कितने के लिए, 3 साल के लिए। 2 से 3 विलेज इन्होंने अडॉप्ट किए फॉर 3 इयर्स, आफ्टर विच द एरियाज बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको इंक्रीज किया, शिफ्टेड टू न्यू विलेज इन अदर डेवलपमेंट ब्लॉक्स। इन दिस वे अ टोटल कितने विलेज आए इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट इंडिया वाला आप याद रखना। ठीक है, इसको मैं वापस रिवाइज करूंगी, बस समझो। उसके बाद क्या आया था इसके अंदर की स्टार्टिंग में इन्होंने 2 से 3 विलेज लिए 3 साल के लिए, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे इनको लगता रहा तो अलग अलग ब्लॉक्स में ये शिफ्ट होते रहे। इस तरीके से टोटल 15 विलेजेस जो मेनली कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने कवर किया पंजाब के अंदर। ओके, और 15 साल के अंदर अंदर 15 विलेजेस तक ये पूरा रहे। फार्मर्स वेयर एजुकेटेड रिगार्डिंग द डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट प्रॉब्लम, फार्मर्स को एजुकेट करते चले गए कि किस किस तरीके की कॉटन के अंदर इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर उनको बताया कि वो किस तरीके से पेस्टिसाइड का जो है वो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका क्या-क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट आ सकता है। आप किस तरीके से उसके अंदर कल्चरल, मैकेनिकल या बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह आप साथ में वो प्रैक्टिस इसका यूज़ करें, ताकि आप इनका मतलब कम कर सकें अटैक को, है ना? कंट्रोल कर सकें आप। द प्रोजेक्ट की वज़ह से क्या आया, बहुत सारे गेन्स मिले। 4 साल के अंदर-अंदर ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन की जो वैराइटीज़ थी, लाइक जो LSS थी, उसको रिप्लेस किया इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन की वैराइटीज़ के साथ। ठीक है, इन्होंने जब इसे नॉलेज दी कि ये ठीक है कब-कब अटैक कर सकता है, उस हिसाब से इन्होंने कई सारी लॉन्ग ड्यूरेशन की वैराइटीज़ को रिप्लेस करके शॉर्ट ड्यूरेशन की वैराइटीज़ लेकर आए। आईपीएम की टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, इन 12.4% 12.4% इनके अंदर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे के अंदर रिडक्शन आया। किसके लिए, बॉलवर्म्स मेन होते हैं इनके अंदर, बॉलवर्म्स और सकिंग पेस्ट, उनके लिए आया। और इसके अलावा उनकी यील्ड भी जो थी वो 23.2% इंक्रीज हो गई है। ओके, तो कॉटन के अंदर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ICR ने विलेज लेवल के ऊपर एक आईपीएम का प्रोजेक्ट चलाया पंजाब के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने क्या चीज़ की, 1957 के अंदर चलाया। स्टार्टिंग के इन्होंने 3 साल का ये प्रोजेक्ट लेके चले पहले ये, तो इसके अंदर सिर्फ इन्होंने 2 से 3 विलेजेस को अडॉप्ट किया 3 साल के लिए। धीरे धीरे ये उसको इंक्रीज करते रहे और विद इन 15 ईयर्स 15 साल के अंदर अंदर जो भी पंजाब के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कॉटन ग्रोइंग मेन मेन डिस्ट्रिक्ट थे, उसके अंदर इन्होंने 15 विलेजेस को कवर किया। वहाँ पर ये लोगों को ट्रेन करते रहे कि भाई क्या-क्या, इनको नॉलेज देते रहे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस-किस तरीके के इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं। आप किस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है आप उसको कम करें, उसके साथ-साथ आप कल्चरल, मैकेनिकल ये सारी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें। और आप जहाँ देखें कि अगर ये पेस्ट बाद में अटैक करता है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटीज़ को शॉर्ट ड्यूरेशन से रिप्लेस कर दो, है ना? तो इसके अंदर इसके वजह से क्या हुआ, रिजल्ट की वजह से कि 4 साल के अंदर-अंदर जो बहुत सारे लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ थी उनको शॉर्ट ड्यूरेशन से रिप्लेस किया गया। अराउंड 12.4% जो था वो इंसेक्टिसाइड के अंदर कमी आई यूज़ करने में बॉलवर्म्स के लिए। और इसके अलावा उनको 23.2% लगभग 23% उनको लगभग यील्ड में इंक्रीमेंट मिला और उनकी इनकम भी बढ़ी। अराउंड 31% इनकम भी बढ़ गई क्योंकि उनका खर्चा कम होगा तो ऑब्वियसली उनकी इनकम इंक्रीज हो गई।
ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 बता दिए, इसमें एक इंडिया वाला आप ज़रूर याद रखना और उन दोनों में से कोई एक याद रहे, तो आप 3 याद रख के चलो, आपसे 2 पूछे चाहे 3 पूछे, ओके? अब हमें पूछा कि आपको पेस्ट और डिजीज़ फोरकास्टिंग के बारे में बताना है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले से प्रेडिक्शन करना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फोरकास्ट करना होता है ना? तो फोरकास्टिंग क्या होता है इसके अंदर? जैसे इन्होंने बोला हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है? फोरकास्टिंग के बारे में कॉम्प्लेक्स सर्विलियंस एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द पेस्ट फोरकास्टिंग आर कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है कि आप ठीक है आप देखो पहले कि पेस्ट का कितना है, कहाँ इंसिडेंस हो रहा है उसका, उस हिसाब से देखोगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी रहती है कि बाद में इस तरीके से हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हमें पहले से सोच के चलना पड़ता है उस चीज को। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या रहती है? फोरकास्टिंग पेस्ट इंसिडेंट्स ऑफर रिक्वायर सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड स्पेसिफिक फील्ड डाटा। ज़ाहिर-सी बात है अगर कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपको पहले से प्रॉपर एक हर चीज़ का डाटा आपके पास होना चाहिए फील्ड का। एक प्रॉपर मैनर के अंदर वो अरेंज होना चाहिए कि इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इतना-इतना वो पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ी, ताकि आप उसको अच्छे से एनालाइज़ करके आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सको कि भाई ये पेस्ट और कितना इंक्रीज़ कर सकता है अपनी पॉपुलेशन, किस रेट से इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितना ज़्यादा हमारी क्रॉप को डैमेज करेगा। है ना? उसके बाद आता है यूज़फुल क्या रहता है कि अगर हमें मतलब पहले से उसकी थोड़ी एडवांस नॉलेज रहती है, तो आप उसके लिए पहले से ये चीज़ आप ध्यान रख के चल सकते हो कि आपको क्या-क्या प्रिकॉशन लगाने हैं, क्या-क्या कंट्रोल मेजर्स आपको चाहिए, ताकि आप लॉस को कम से कम कर सको, तो ये एक फ़ायदा होता है फोरकास्टिंग का, है ना? तो फोरकास्टिंग जो आती है हमारे पास इसके अंदर फोरकास्टिंग सर्व्स क्या-क्या बताती है? एक तो आपको इन्फेस्टेशन लेवल बता देती है, कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ये आपको बताती है कि क्रिटिकल स्टेज क्या है, आपको किस स्टेज के ऊपर आपको एटीएल वगैरह पता लग जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि किस लेवल के ऊपर आपको कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आता है फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पेस्ट एंड कैन बी मेड थ्रू। तो किस किस चीज़ों के थ्रू आप इस चीज़ को बता सकते हो? पॉपुलेशन स्टडी करके बता सकते हो, उस पेस्ट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता सकते हो कि उसकी लाइफ हिस्ट्री आपको पता है कि उसकी लार्वा अफेक्ट कर रहा है, अडल्ट अफेक्ट कर रहा है। तो उसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? और इसके अलावा उनकी फील्ड स्टडीज़ हम देख सकते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर वगैरह क्या है, कि अगर वो जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो उस पेस्ट की पॉपुलेशन को कितना फ़ेवर कर रहा है। उसके हिसाब से भी डिपेंड होगा कि ऐसा अगर वेदर है जिसमें वो पेस्ट पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, तो हमें पता लग जाएगा कि ठीक है डैमेज कम करेगी, क्योंकि इसके लिए फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। ये चीज़ हो गया। मेथड क्या रहते हैं पेस्ट फोरकास्टिंग के आपके, कि उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से आप करो फोरकास्टिंग, क्लाइमेटिक एरिया के हिसाब से करो आप, ठीक है? ये सब चीज़ें रहती है, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर आपको देखना है, एरियाज़ आपको देखना है। ओके, इसके अलावा आती है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल पेस्टिसाइड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं टिपिकली, जिनको हम कन्वेंशनल जनरल एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं। पुराने जो तरीके से चलता आ रहा है हमारे जो पेस्टिसाइड, है ना? एज़ कन्वेंशनल एक्टिव इंग्रीडिएंट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली। तो आप अपने इनको बायोपेस्टिसाइड नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिंथेटिकली ही बने हुए हैं। जनरल हमारे अब तक जो भी हम नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग नहीं, जब नॉर्मल फार्मिंग अभी तक चलती आ रही है उसके अंदर जो भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं दैट आर कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड और कन्वेंशनल एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड में क्या फर्क होता है? बायोपेस्टिसाइड है तो थोड़े टॉक्सिक कम रहते हैं क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसमें माइक्रोब्स का यूज किया हुआ है। जबकि जो ये होते हैं ये थोड़े ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स होते हैं। ये अपने टारगेट पेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? स्मॉलर क्वांटिटीज़ के अंदर इफेक्टिव होते हैं, कम चाहिए होते हैं, डिकम्पोज़ कर देते हैं और इनके रेजिस्टेंस इश्यू बहुत कम होते हैं इनके लिए रेजिस्टेंस आने। ये बहुत क्विकली किल कर देते हैं, ये अपने टारगेट पेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इनकी रेज़िडुअल एक्टिविटी क्योंकि केमिकल हैं तो इनके रेज़िड्यू बचे रह जाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से प्रोवाइडिंग ग्रेटर पर्सिस्टेंट कंट्रोल से फील्ड कंडीशन के अंदर ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ओके, सो दैट्स ये आपका आईपीएम का कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आप तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर हमारी और हमारी टीम की मेहनत बहुत अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अभी तक वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए और नोट्स टीचर ऐप को डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।